नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। और आज का जो एपिसोड है, सबको शुभ शुभ धनतेरस और दिवाली की भी हार्दिक शुभेच्छाएं। आज का जो एपिसोड है, इसमें हम ब्रिक्स समिट पे जो विजिट हुई उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि फ्राइडे तक वेट नहीं करना है। तो ब्रिक्स 2024 समिट में क्या हुआ, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। आज हम ट्विटर पे नहीं जाएंगे, ट्विटर पोस्ट पे। वो जो रेगुलर फ्राइडे लाइव जो होता है, उसी पे हम ट्विटर पोस्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का स्पेसिफिक एपिसोड हम ब्रिक्स 2024 समिट पे डिस्कशन के लिए रखेंगे, और फिर लास्ट में जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम ले लेंगे। बहुत सारी चर्चाएं हुई ब्रिक्स 2024 समिट के ऊपर, और बहुत सारे फेक न्यूज़ भी फैले हैं, तो उस पर भी हम आज कुछ टिप्पणियां करेंगे। तो सबसे पहले तो इस इनवाइट पे बात करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी मैंने ट्विटर पर भी चर्चाएं देखी कि ये देखो रॉ है, रॉ का एजेंट है। फिर पता नहीं, जब इजराइल गया था तब मोसाद का एजेंट बना दिए थे, राइट। जब एलएसी स्टैंड ऑफ प्रेडिक्ट किया था तो चाइना का एजेंट बना दिए। जब यूक्रेन प्रेडिक्ट किया तो रशिया का एजेंट बना दिए। तो हर बार आप अलग अलग चीजों का मुझे एजेंट बनाते हैं ट्विटर पे। तो सबसे पहले बता दूं मैं सबको कि ये सिंपल एक इनविटेशन था एज अ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें गवर्नमेंट का कुछ रोल हो या मेरा कुछ गवर्नमेंट में रोल हो या कोई कनेक्शन है या ऐसा कुछ भी। सिंपल एज अ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ बहुत सारी कंट्रीज के मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। सो नथिंग स्पेशल अबाउट मैं वहाँ क्यों गया था, कैसे गया था, नथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट। हाँ, इतना जरूर है कि लास्ट मोमेंट पे आया था, और बहुत इमीडिएट प्रोसेस हुआ, जो मुझे भी सरप्राइज लगा। लेकिन कुछ भी उसमें ऑड नहीं है, ना इनविटेशन में ना कुछ, ना मैं वहाँ कोई गवर्नमेंट टीम के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट था मेरा, कुछ भी नहीं था ऐसा। गवर्नमेंट का खुद का डेलीगेशन था जो ऑफिशियल होता है, जो हर एक प्राइम मिनिस्टर की टीम के साथ जो विजिट होती ही है, उसके साथ आई हैव नो, एब्सोल्युटली नो रिलेशन और कनेक्शन। पहले ही मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारी ऐसी कमेंट्स आई, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई और कोई क्यों नहीं गया है, सिर्फ अंकित शाह ही क्यों गया है। तो ये क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है, वरना कुछ और ही समझने लगेंगे। तो ये जो ब्रिक्स का समिट था, उसमें मैंने पार्टिसिपेशन मेरा था, और कजान में ये रखा गया था, विच इज कजान जो रीजन है, पूरा हम आज डिटेल में बात करेंगे। कजान जो रीजन है वो रशिया के टाटारस्तान एरिया में आता है, जहाँ पे इट इज़ अ रिच सिटी, और मिनरल रिच है, बिजनेसेस वहाँ उस रीजन में बहुत फ्लरिश करते हैं। लेकिन अगर रशिया के बारे में अगर मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी है, तो एज एज एन इंडियन, जब एज ए भारतीय जब हम वहाँ जाते हैं, तो मॉस्को का जो टेम्परेचर होता है, दैट इज समथिंग विच इज ये सीजन में एटलीस्ट इज टॉलरेबल। लेकिन कजान का जो टेम्परेचर है, वो बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड। स्नो तो अभी नहीं था, लेकिन इट वाज एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। ओके, तो दिस इज नॉट समथिंग इंडियंस यूज टू, दिस काइंड ऑफ, एटलीस्ट नॉट, क्योंकि हम गुजरात और जो सेंट्रल भारत के रीजन से आते हैं, उनके लिए कुछ ज्यादा ही कोल्ड क्लाइमेट है। ओके, हर एक दिन के लिए कोविड टेस्ट थी, समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेंज। एवरी डे यू हैव टू गिव अ कोविड टेस्ट, और अदरवाइज वो जो पूरा उन्होंने दिया हुआ था हमें जो आईडी कार्ड, उससे फिर एक्सेस नहीं होएगा अगर कोविड टेस्ट क्लियर नहीं हुई है। सो एवरी डे यू हैव टू गिव अ कोविड टेस्ट। तीन दिन का था, 22nd, 23rd और 24th। मैं अपना ट्रैवल का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं, जाते हैं रशिया,
तो वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। तो जाते वक्त जो फ्लाइट थी वो शारजा के थ्रू थी, स्टॉप ओवर शारजा में था, वहां से मॉस्को, फिर मॉस्को से कजान की फ्लाइट थी। तो समझना हमें यहाँ है ये है कि दिल्ली से एक डायरेक्ट फ्लाइट होती है, जो रशियन कंपनी है, एरोफ्लोट करके नाम है उसका, विच इज द चीपेस्ट। लेकिन भारत के एजेंट्स, जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं या जो भी जो टिकट्स का करते हैं, वो इतने बदमाश होते हैं, वो ये एरोफ्लोट की टिकट नहीं करते, क्योंकि शायद उसमें कमीशन का मार्जिन कम होता होगा या जो भी है। बट द चीपेस्ट जो टिकट है दैट इज फ्रॉम एरोफ्लोट। तो दिल्ली से मॉस्को 6 घंटे में आपको पहुंचा देते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट, और मॉस्को से दिल्ली भी 6 आवर्स विदाउट एनी स्टॉप ओवर, राइट। दूसरी कोई भी आप एयरलाइंस का लोगे और अगर शॉर्ट विंडो है तो द अमाउंट कुड बी वेरी हाई टिकट्स का। सो जो कोई भी स्टूडेंट्स भी जाते हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो जाते वक्त आई वाज थ्रू शारजा टू मॉस्को एंड देन मॉस्को टू कजान। रिटर्न के वक्त कजान टू मॉस्को एंड मॉस्को टू दिल्ली, सिंपल जो 6 आवर्स फ्लाइट होती है एरोफ्लोट की, दैट इज व्हाट आई पिक्ड। अच्छा, वहां पे मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे लीगेसी मीडिया के थे वो सब भी थे, जैसे जी न्यूज है, वी ऑन है, आज तक है, ये सब के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां थे समिट में। जैसे हर एक कंट्रीज के होते हैं, 50+ कंट्रीज के मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स वहां आए थे, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहली बार क्योंकि इतने सारे कंट्रीज कभी भी ब्रिक्स में शिरकत नहीं किए हैं, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान डेलीगेशन के बारे में भी बात करेंगे, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में। बहुत फनी सा इंसिडेंट है, शेयर करूंगा मैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि क्या क्या फेक न्यूज चले हैं ब्रिक्स समिट के ऊपर। इसके बावजूद कि मैं वहां था, जितनी भी हेडलाइंस आई सारी फेक आई। सबसे पहले तो इंडिया ऑब्जेक्ट्स पाकिस्तान एंट्री इन ब्रिक्स। तो पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट समझा दूं कि कोई भी एप्लीकेशन, अच्छा मैंने ये प्रेडिक्शन दिया था कि इंडिया विल सपोर्ट इन द सेंस नॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सपोर्ट, सो इंडिया विल अलाउ पाकिस्तान टू एंटर ब्रिक्स, ठीक है। और इस पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 करके, कि कैसे ब्रिक्स एक्सपांड होगा, कैसे एक्सपांड होना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सपांड हुआ। तो सबसे पहले तो कोई भी कंट्री की एप्लीकेशन जो होती है, एप्लीकेशन इज नॉट इक्वल टू प्रपोजल। कोई भी एक्सपर्ट अगर आपको बेवकूफ बना रहा है एप्लीकेशंस के बारे में, ध्यान से सुन लो, एप्लीकेशन इज नॉट प्रपोजल। प्रपोजल जो होता है, एप्लीकेशन कोई भी कंट्री कर सकती है, कितनी भी कंट्रीज कर सकती है। प्रपोजल जो होता है वो होस्ट कंट्री रखता है जब उस कंट्री को आप कंसीडर कर रहे हो ब्रिक्स में ज्वाइन करवाने के लिए, ओके। तो पाकिस्तान की एप्लीकेशन थी, प्रपोजल नहीं था। अब जितनी भी कंट्रीज जो पार्टनर कंट्री मॉडल यानी टीयर 2, और क्यों टीयर 2 में ज्वाइन होना है और टीयर 1 में नहीं होना है। टीयर 1 कंट्रीज जो कोर ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स, सऊदी अरेबिया पेंडिंग, उसको ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है लेकिन ज्वाइन नहीं किया है। उस पर भी मैंने पिछले टॉक्स में डिस्कशन दिया कि क्राउन प्रिंस MBS क्यों नहीं आए, क्योंकि जब एप्लीकेशन उन्होंने ब्रिक्स ने अप्रूव किया है लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो आके कहाँ बैठते, क्योंकि नेशनल लीडर्स के साथ तो आप बैठ नहीं सकते। तो MBS आते क्यों, वो आके क्या कर लेते वो। तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया सऊदी अरेबिया को। तो जो कोर मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, दीज आर द मेंबर्स, क्योंकि कंसेंसस बेस्ड बॉडी है, वापस समझ लो, कॉन्सेंसस बेस्ड बॉडी है, मतलब कोई भी रेजोल्यूशन या प्रपोजल आता है तो सबका यस चाहिए, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इनडायरेक्टली इसका मतलब होता है कि 10 कंट्री को वीटो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। वापस समझाता हूं,
सबका यस चाहिए तो ही कोई चीज आगे बढ़ सकती है ब्रिक्स के ग्रुपिंग में। इसीलिए टीयर 1 के जो 10 कोर मेंबर्स हैं वो अब मुझे लगता है बहुत मुश्किल है कि उसमें अब कभी नजदीकी वर्ष में कोई नया एडिशन होगा, क्योंकि 10 वीटो पावर आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। समझ आ रही है? ओके, यूनाइटेड नेशंस को 5 वीटो पावर में भी मुश्किल हो रहा है मैनेज करना, यहां पे 10 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो कोई भी नया मेंबर मुझे मुश्किल लगता है कि कोर मेंबरशिप में नजदीक के वर्षों में तो कोई ज्वाइन हो पाएगा या ये लोग करेंगे। ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है। तो 34 एप्लीकेशंस आई थी ऑफिशियली ज्वाइन करने की। उसमें से जिस कंट्री का प्रपोजल रखा जाना था बाय रशिया, उतने डेलीगेशन को इनविटेशन था ऑफिशियल। तो पाकिस्तान का प्रपोजल ही नहीं था, तो इंडिया के ऑब्जेक्ट करने का सबसे पहले तो प्रश्न ही नहीं आता है। प्रपोजल हो तो ऑब्जेक्ट होगा ना कुछ। जितनों ने भी फेक न्यूज चलाया, सारे लीगेसी मीडिया ने चलाया। ओके, देयर वाज नो प्रपोजल। प्रपोजल होता तो डेलीगेशन को इनविटेशन आता। ठीक है, तो वो जो 34 कंट्रीज में से जितनों के प्रपोजल थे, अप्रूव प्रपोजल थे, ठीक है, डिस्कशन के लिए रखने थे और वोटिंग होनी थी इंटरनली, जो भी उनका फॉर्मेट है, वो सारे वहां प्रेजेंट थे। पाकिस्तान के डेलीगेशन को इनविटेशन नहीं था। अब जितने प्रपोजल थे उसमें से जितने अप्रूव हुए, उतनी कंट्रीज पार्टनर कंट्री मॉडल यानी टीयर 2 जो मैंने बताया था, प्रेडिक्ट किया था, उसमें ऐड हुई। ठीक है, तो जितने प्रपोजल रशिया ने रखे उसमें से खाली 13 कंट्रीज 13 कंट्रीज के प्रपोजल एक्सेप्ट हुए। ओके, वो पार्टनर कंट्री मॉडल सेकेंड टीयर में ऐड हुई है। मतलब कोर मेंबर्स वाली कोई भी राइट उनको नहीं है। कोर मेंबर्स वाली कोई भी राइट्स उनको नहीं मिलेगी, वो टीयर 2 में ज्वाइन हुए हैं। और लास्ट जो मैंने प्रेडिक्ट किया था विच इज टीयर 3 पेमेंट मैकेनिज्म, उसमें पाकिस्तान ने ज्वाइन होना था। भारत का जितना मैंने समझा और सुना, भारत का स्टैंड क्लियर था, वी विल नॉट सपोर्ट, वी विल नॉट ऑब्जेक्ट। अब एनिमी कंट्री जो लिटरली मानी जाती है, वो इससे ज्यादा क्या सपोर्ट करेगा कि जब भी अगर कुछ वोटिंग होनी है तो हम ऑब्जेक्ट भी नहीं करेंगे, सपोर्ट भी नहीं करेंगे, हम निकल लेंगे। राइट, इससे ज्यादा तो और क्या सपोर्ट हम कर लेते। लेकिन जब प्रपोजल ही नहीं था तो ऑब्जेक्शन का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। दूसरा, पाकिस्तान का थोड़ा बहुत टाइनी चांस था टीयर 2 में पार्टनर कंट्री मॉडल में ऐड होने को, लेकिन किसी एक कंट्री ने, मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन है, किसी एक कंट्री ने गेम बजा दी। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का जिक्र करना बंद कर दिया और वो खुद पार्टनर कंट्री बन गए। अब सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा जो टाइनी होप था वो भी किसी और ने छीन लिया। राइट, जो एर्तुग्रुल हमारे गाजी हैं, मुझे ये लगता है देयर इज नो प्रूफ और नो इंफॉर्मेशन सोर्स। ओके, ये हुआ टर्की और पाकिस्तान का बात। अब वहां पे 50+ कंट्रीज आई थी और सबका एक ही फोकस था। बाय द वे, अर्दोगन के साथ वहां पे जैसे आप जानते हैं कि एक टेरर अटैक का न्यूज आया, तो अर्दोगन तुरंत ही खड़े होके चालू मीटिंग छोड़ के चले गए उस दिन। ये वाकया हुआ जब टर्की में कुछ टेरर अटैक का न्यूज आया। तो दिस इज समथिंग दैट वी ऑब्जर्व्ड ओवर देयर, जो हमें पता चला। 50+ कंट्रीज के मीडिया जो कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे प्रेजेंट थे और सबका एक ही फोकस था और वो था इंडिया। और उसका रीजन ये था कि इंडिया एक ही ऐसी कंट्री है जिसकी ज्वाइनिंग की वजह से ये एप्लीकेशंस आई है मेंबरशिप के लिए। वरना ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुपिंग था जो 10 साल पहले से पड़ा हुआ था, डिफंक्ट। कोई नहीं पूछ रहा था इस ग्रुपिंग को। ज्वाइनिंग इसलिए हुआ है
क्योंकि दिसंबर 2022 तक की मेरे हिसाब से जो डेडलाइन थी भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में लेने की, जो मुझे लगता है कि अगर वॉशिंगटन के पास थोड़ा भी विजडम होता तो वो यूके को बोलता कि यू स्टेप डाउन, इंडिया विल एंटर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन वो नहीं हो पाया। और उसी के कॉन्सिक्वेंस में फिर भारत ने वो सारी बॉडीज को इवॉल्व करना शुरू किया जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट जितना, उतना तो नहीं तो एटलीस्ट अच्छा खासा भारत को इन्फ्लुएंस दे पाए। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन अगर रिप्रेजेंट नहीं हो रही है तो ये तो हम कोई शांति से तो बैठेंगे नहीं। तो भारत ने G20 का G21 कर दिया, अफ्रीकन यूनियन को ज्वाइन करा के एक पूरा ग्लोबल साउथ का लीडरशिप अपने हाथ में ले लिया, 100+ कंट्रीज का, जो अब एनुअल समिट होंगी, डिसीजंस लिए जाएंगे। और तीसरा ब्रिक्स प्लस को एक्सपांड किए जा रहे हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंस इस बात का है कि आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिफॉर्म नहीं की। अब कोई इंतजार तो नहीं करने वाला है कि आप कब कब करोगे, कैसे करोगे, ठीक है, अपने हिसाब से स्लोली चल रहा है प्रोसेस। तो हम बाकी की बॉडीज में अपने हिसाब से हमारा जो मसल से हम फ्लेक्स करेंगे इन्फ्लुएंस का। तो इसी के चलते, भारत के ही चलते, वापस रिपीट कर दूं, भारत के ही चलते ये नई एप्लीकेशंस ब्रिक्स में आई है, वरना कोई रशिया चाइना वाला ग्रुपिंग नहीं ज्वाइन करता। क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी चाहिए किसी इंटरनेशनल ग्रुपिंग को वो वहां पे नहीं पॉसिबल है। अब जानते हैं कि इंटरनल फंक्शनिंग चाइना और रशिया का कैसे ऑपरेट होता है। ओके, तो ये भारत के ही चलते ये हुआ है। दूसरा, आपको ये समझना है कि एक बड़ी कंट्री वेनेजुएला, जो जिसका प्रपोजल था और माना जाता है कि ब्राजील ने उसको रोका नेबरहुड में, और जो उनके जो लीडर है मादुरो, ही इज फ्यूरियस विद ब्राजील। उसने कंप्लेन कर डाला ऑफिशियली, अब 3 दिन पहले ही न्यूज आया है ब्राजील को कि ये आपने क्या करा हमारे साथ। तो ये हमें समझना है कि जैसे जैसे मल्टीपोलैरिटी आगे बढ़ेगी, रीजनल पावर्स अपने आजू बाजू की छोटी कंट्रीज का जो नेट सिक्योरिटी प्रोविजन है ना सिर्फ वो देखेंगे, आजू बाजू की कंट्रीज को बड़े रीजनल पावर की बात मान के चलना पड़ेगा। ओके, तो मल्टीपोलैरिटी में ये दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। दूसरा, बहुत सारे फेक न्यूज चले, मैं देख रहा था, इतने दिनों से देख रहा था। दूसरा एक चला ब्रिक्स पे वाला। अब ब्रिक्स पे जो है उस पर प्रेजेंटेशंस वहां पे ऑफिशियली हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। ब्रिक्स पे का कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था बिजनेस फोरम में, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है उसके बारे में पूरा फेक न्यूज है। पूरा फेक न्यूज नहीं है। ब्रिक्स पे का कार्ड वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, प्रेजेंटेशन भी हुआ था। तो हमें ये समझना है कि जहां तक पेमेंट मैकेनिज्म का प्रश्न है और करेंसी का प्रश्न है। दूसरा एक फेक न्यूज चलता है ब्रिक्स करेंसी डिक्लेयर नहीं हुई। ब्रिक्स करेंसी, अरे भाई, रूपी, रूबल, युआन, ये सारी ब्रिक्स करेंसीज हैं, दिरहम, ये सारी ब्रिक्स करेंसीज है। कोई नई ब्रिक्स करेंसी नहीं आनी है, ये ही ब्रिक्स करेंसीज हैं। वापस समझा दूं, ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, कुछ नया लॉन्च नहीं होना है। दिमाग में से ये निकाल लो जो मीडिया आपको फिट कर रहा है। दिस इज अ मल्टी करेंसी बास्केट। अब उस बास्केट को नाम देना है नहीं देना है उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कॉमन ब्रिक्स करेंसी की अगर बात हो रही है तो कोई छपके कोई नोट कभी नहीं आनी है। वो जो नोट वाला जो फोटो था, इट्स जस्ट अ टोकन, और वो किसी ने गिफ्ट करा या टोकन फोटो लिया या जो भी है, उसको ब्रिक्स करेंसी के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। इट वॉज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, और वो भी कोई ऑफिशियल नहीं था। इट्स टोटली अ फेक न्यूज। उसमें ताजमहल डलवा दिया, ये वो, जिसको जो छापना है छापे, उससे क्या फर्क पड़ता है? देयर इज नो फिजिकल नोट करेंसी दैट इज गोइंग टू कम कॉमन। दिमाग में से निकाल लो, मीडिया फिट करता रहेगा आपको बार बार कि कोई ब्रिक्स करेंसी नहीं आई, कोई आनी ही नहीं है ब्रिक्स करेंसी। रूपी, रूबल, युआन, दिरहम, ये ही ब्रिक्स करेंसी है।
इट इज अ मल्टी करेंसी बास्केट। ओके, कोई ब्रिक्स करेंसी नहीं आनी है, ठीक, ला सकते हैं, डिजिटल ब्रिक्स करेंसी ला सकते हैं, लेकिन अभी तो कोई बेनिफिट उसका दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एडिशनल एक्सपेंस हो जाएगा, नथिंग मोर देन दैट। क्यों लाना है, कुछ ऑब्जेक्टिव तो चाहिए। जब आप पेमेंट मैकेनिज्म जो है सारी कंट्रीज का ज्वाइन करने वाले हो, प्रधानमंत्री जी वहां थे, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि यूपीआई जो हमारा पेमेंट इंटरफेस है 30+ कंट्रीज के साथ ज्वाइन हो चुका है, यूएई में तो चल ही रहा है ऑफिशियली, और रशिया का मीर जो पेमेंट सिस्टम है वो ज्वाइन हो चुका है चाइना के साथ, ईरान का पेमेंट सिस्टम रशिया के साथ ज्वाइन हो चुका है। तो अगर आप ब्रिक्स समिट का डिक्लेरेशन पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा है फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ अ कॉमन पेमेंट मैकेनिज्म। अब कॉमन में दो चीज हो सकती है, या तो एक कॉमन पेमेंट मैकेनिज्म अलग से बन सकता है, या सारी कंट्रीज के जो जितने भी इंडिविजुअल पेमेंट मैकेनिज्म है उसको एक जगह पे ज्वाइन कर दिया जाएगा। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर उसमें आ चुका है, और जब ये हो जाएगा तो टीयर 3 रेडी हो जाएगा और फिर पाकिस्तान ज्वाइन कर सकता है। बात आई समझ में? तो जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था इट स्टिल स्टैंड्स। जब पेमेंट मैकेनिज्म रेडी हो जाएगा, या तो इंडिविजुअल कॉमन सारे लिंक किए जाएंगे, या एक कॉमन अलग से। जब ये रेडी हो जाएगा, जिस पर बोला गया वर्क इन प्रोग्रेस, जब ये रेडी हो जाएगा तब पाकिस्तान वो टीयर 3 में ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो ये समझना है क्लियर, क्योंकि बार बार ये चलेगा फेक न्यूज, कोई ब्रिक्स करेंसी, देखो ब्रिक्स करेंसी नहीं आई, आनी नहीं है। ओके, सो ये फेक न्यूज सारे चलाएंगे, आपको एक्सपर्ट्स बेवकूफ बनाते रहेंगे पूरे दिन, डोंट बिलीव दैट। अब वहां पे जितने मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पैनिक हो रहे थे तो वो थे जर्मन और फ्रेंच। बहुत बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रखे थे, क्योंकि वो बता रहे थे कि हमारे कंट्री में कुछ रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, और जब हम वापस जाएंगे तो कोई कोने में इतना सा लास्ट पेज पे इतना सा डाल देंगे ब्रिक्स करके। ओके, तो समझ सकते हैं कि भाई सब जब 99% फेक हेडलाइन है तो यही होना है, वही बता रहे थे वो। अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा वो एडमिट किए जब हम इंडिविजुअल कॉन्वर्जेशन चला रहे थे, मुझे बता रहे थे कि देखो ये यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें हम तो डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं मुझे बता रहे थे, मैंने बोला मैंने 2021 में बता दिया था कि तुमको डी इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए ही ये कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन इज अ पार्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन स्क्रिप्ट। और इसीलिए मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब ने गोल्ड 45,000 40,000 में ले लिया था उस रेंज में, क्योंकि यूक्रेन मैंने प्रेडिक्ट करा था एग्जैक्ट वीक डे और मंथ। ओके, तो उन सबका डबल हो गया अमाउंट गोल्ड में। तो ये समझना है हमें कि वो आप अब एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। तो मैंने भी इंडिविजुअल कॉन्वर्जेशन में मैंने पूछा कि इतना ज्यादा डोमिनेशन है अगर यूएस का, तो आपके लीडर्स कुछ डिसीजन नहीं लेते? डोंट दे टेक एनी नेशनल, मतलब नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लेना चाहिए। तो बता रहे थे कि यूरोप, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप में कोई भी अगर एंटाई वेस्टर्न कलेक्टिव या एंटाई नाटो कुछ भी चर्चा करता है या कोई लीडर कुछ बोलता है तो उसको ठोक दिया जाता है। दिस इज व्हाट दे टोल्ड मी, मेरे पास आई हैव नॉट चेक्ड, ये उन्होंने मुझे बताया। ये फ्रेंच और जर्मन जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और इटली के जर्नलिस्ट का भी यही कहना था कि मेलोनी जो है एज अ लीडर, उनको सब कुछ समझ में आता है कि क्या चल रहा है, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाती, क्योंकि वही जो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस के एजेंट है। और वो बता रहे थे कि इटालियन माफिया अभी भी वही डीप स्टेट के लिए काम करता है। तो अगर इटली में कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाता है विच इज एंटाई वेस्टर्न कलेक्टिव या नाटो, तो ठोक दिया जाता है। दिस इज व्हाट दे टोल्ड मी इन 1-to-1 कॉन्वर्सेशन।
एनीवेज, तो पता है उन्हें कि ये डी डॉलराइजेशन स्क्रिप्ट चल रहा है और उनका पूरा यूरोप का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। वेरी पेनफुल, लेकिन यही है, अब जो है वो है। ठीक। दूसरा, चाइनीज मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो एक तो पहले सबसे बड़ी बात कि मैंने कुर्ता पहना था, तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया देवर रनिंग बिहाइंड मी, मेरी बाइट के लिए, बिकॉज कुर्ता देख के ही पता लग रहा है कि आई कम फ्रॉम इंडिया। तो भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है, उनको लगा कि कपड़े देख के पता लगा कि इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव्स जितने भी थे, मैंने उनसे बात करी। मैंने एक तो वो बहुत खुश थे जो बॉर्डर पे जो रेजोल्यूशन आया, और मैं तो प्रेडिक्ट करके ही चला था, एक महीने पहले ही मैंने बता दिया था कि ये होना है। और विभूति जी को तो मैंने लास्ट में निकलते भी फोन करके बताया था विभूति जी को कि बायलैटरल तो होना है शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर का। तो खुश थे चाइनीज मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन मैंने अपने हिसाब से मैंने उनको डोज दिया। मैंने बताया देखो 2037 तक तिब्बत क्रॉस करके हम वंदे भारत से आएंगे, ये चेक करने आएंगे कि आपने दवाई ली या नहीं ली, खाना खाया है या नहीं, सोए हो ढंग से या नहीं, क्योंकि मुश्किल से 2 रूम तक आप चल पाओगे, उतने बूढ़े हो चुके होंगे। तो ये ज्योग्राफी वाला ये सब छोड़ दो, तुमको ज्योग्राफी का करना क्या है जब तुम्हारा बर्थ रेट ही नहीं है। ताइवान तक ठीक है, आप उसको एक मैटर बना दिए हो नेशनल रिजुविनेशन करके, बट ये अक्साई चीन और ये सब तो भूल जाओ आप पहले से। आप खाली, आपका बर्थ रेट जा चुका है, बूढ़े हो चुके हो। अगर कोई यंग पॉपुलेशन आपका देखभाल करने आएगी तो वो भारत ही है। तो उनको ये सुन के, क्योंकि पहले कभी ऐसा सुना नहीं उन्होंने कभी, तो उनको सुन के बहुत शॉक लगा। दे वर लिटरली लाइक नेवर हर्ड समथिंग लाइक दिस। तो मैंने बताया कि भाई जो बूढ़े हो जाते हैं जो देश, वो यंग पॉपुलेशन के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न के लिए। तो आपका एफडीआई का पैसा जो है वो हमारे ऊपर ही आने वाला है। विश्व में आज सबसे यंग पॉपुलेशन हम है। तो ये बात समझ के चलो, भूल जाओ ज्योग्राफी वाली चीजें सब। ठीक है, वो था एक दौर जब आपको उस प्रकार की भारतीय गवर्नमेंट मिली जो आप, जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज करके ये सब कर सकते थे। इस गवर्नमेंट में तो आप भूल जाओ कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये बात है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में गिफ्ट सिटी का जिक्र किया अपने ऑफिशियल डिक्लेरेशन में एज अ न्यू ग्लोबल फाइनेंस सेंटर। ठीक। तो बता रहे थे कि सारे रीजनल पावर्स जो ब्रिक्स के हैं, उन सभी को अपने अपने रीजनल फाइनेंशियल सेंटर्स ऐसे खड़े करने चाहिए मल्टीपोलैरिटी के लिए। दूसरा, वहां पे आप समझ सकते हैं कि बहुत ही टेक्टिकल डिक्लेरेशन था इंडिया चाइना का जो बॉर्डर रेजोल्यूशन था। इसीलिए उस वक्त डिक्लेयर किया गया कि बायलैटरल की जा सके शी जिनपिंग के साथ, क्योंकि अगर उसके अनाउंसमेंट के बिना तो आप बायलैटरल नहीं कर सकते, बिकॉज पॉलिटिकली रिएक्शंस आता है पब्लिक का। तो टेक्टिकली उसी वक्त डिक्लेयर किया गया जब ये ब्रिक्स समिट का टाइमिंग था, और जब बहुत ही फ्रेंडली तरीके से ये मीटिंग हुई, बॉडी लैंग्वेज जो शी जिनपिंग की दिख रही थी बहुत ही ये कह सकते हैं कोऑपरेटिव, और तीनों लीडर्स जिस तरह से वॉक करके आगे जा रहे थे, मैंने तो आई सॉ देम। तो यूनिटी का एक सिंबलिज्म तो दिख ही रहा था वहां पे। अब वो कितना ट्रिकल डाउन करता है वो आगे देखा जाएगा। दूसरा, हमें यह समझना है, जो मैं बार बार बताता हूं, क्योंकि 2021 में जब मैं डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा था, 2024 2025 की डेडलाइन, सारी टाइमलाइंस देते हुए टिल 2029 तब की दी हुई, तब लोग हंस रहे थे। अब लोग एक्सप्लेन करते हैं कि डी डॉलराइजेशन क्यों नहीं होगा, उनको अब स्ट्रगल करना पड़ता है ये समझाने के लिए, तब हंस रहे थे वो। ठीक। तो अब हमें ये समझना है कि पहले से जो मैं बताता आ रहा हूं, वापस रिपीट करता कि यूएस का एक बहुत बड़ा फैक्शन, जो मैं 93% बोलता हूं, वो ये स्क्रिप्ट के ऊपर अलाइंड है। वो चाहते हैं डी डॉलराइजेशन हो,
इसीलिए इतनी स्पीड से हो रहा है। ठीक, तो आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि जब ब्रिक्स समिट चल रही थी तो एंटनी ब्लिंकन जो है वो एमबीएस के साथ सऊदी अरेबिया में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। उसके बाद अब सऊदी अरेबिया में ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, इन सबको इनविटेशन मिला है। समझ आ रहा है? तो मैं बार बार समझा रहा था कि उन्हीं की स्क्रिप्ट है, इसीलिए जल्दी होने वाला है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला जी, उनकी भी मीटिंग्स ब्लैक रॉक के साथ यूएस में इसी वक्त चल रही थी जब ब्रिक्स समिट चल रहा था। और एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट प्रेसिडेंट पुतिन का आया है, जो वो स्टेटमेंट्स देते हैं। अब उन्होंने भी जयशंकर जी का लाइन पकड़ लिया है, वी आर नॉट एंटी वेस्ट, वी आर नॉन वेस्ट। ना सिर्फ ये, प्रेसिडेंट पुतिन ने ये तक कहा कि हम कोई स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव नहीं बना रहे, हम तो हमारा पेमेंट मैकेनिज्म प्रमोट करें। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर भी बोलते हैं, वी आर नॉट टारगेटिंग डॉलर, वी आर पुशिंग नेशनल करेंसीज। तो यही चीज जो है अब प्रेसिडेंट पुतिन ने भी पकड़ ली। और ये बहुत ही डिप्लोमेटिक और सही थीम है बोलने के लिए, बिकॉज क्योंकि बड़े नेशंस जो होते हैं, भारत है, चाइना है, रशिया है, हम तो डी डॉलराइज कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। हम यूएई के साथ कर रहे हैं, हम श्रीलंका के साथ नेशनल करेंसीज में कर रहे हैं, हम मालदीव्स के साथ नेशनल करेंसीज में करेंगे। तो हम तो कर ही रहे हैं, बड़े नेशंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर छोटे नेशंस का भी तो विचार करना चाहिए। आप ये बोलोगे कि वी आर टारगेटिंग डॉलर, तो वो छोटे नेशंस नहीं ज्वाइन कर सकते ब्रिक्स, क्योंकि दे हैव अ थ्रेट इन देयर हेड कि क्या कुछ सैंक्शन आएगा, क्या कुछ बिगड़ जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड हमारा। दे थिंक ऑफ दिस काइंड ऑफ रिस्क, उनको लगता है कि ऐसे ऐसे रिस्क है, इसीलिए ऐसा बोलना पड़ता है कि वी आर जस्ट प्रमोटिंग अवर करेंसीज, वी आर नॉट डी डॉलराइजिंग। तो ये एक बड़ा चेंज आया मैंने देखा प्रेसिडेंट पुतिन में। उन्होंने अब ये लाइन पकड़ ली है कि हम स्विफ्ट का अलग नहीं बना रहे, हम डॉलर का अल्टरनेटिव नहीं बना रहे, हम खाली हमारी करेंसीज पुश कर रहे हैं। सो वेरी वाइज डिसीजन। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट ब्रिक्स समिट में और कंट्रीज, और 20-30 कंट्रीज आप ऐड कर सकते हो। छोटे नेशंस को वो एक ये जो है सिक्योर हो जाएगा दिमाग में कि ठीक है, दिस इज नॉट, वी आर नॉट चैलेंजिंग द डॉलर, ठीक है, ऐसा एटलीस्ट बोलने के लिए। तो दिस इज द चेंज विच आई सॉ इन प्रेसिडेंट पुतिन। दूसरा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम इजराइल भी गया था और मैं तो हूँ गुजराती, तो हम तो थेपला और खाखरा लेके जाते हैं। स्पेशली मैं तो प्योर जैन डाइट में लेता हूँ, नो अनियन, गार्लिक, पोटैटो, कैरेट, नथिंग। तो बहुत मुश्किल है फॉरेन कंट्रीज में जब आप जाते हो, तो आपको खाली फ्रूट्स पे रहना पड़ेगा, क्योंकि जो प्योर इस प्रकार के होते हैं, आपको बिस्किट में भी एग मिलेगा। अच्छा, एक उनकी कजान की स्पेशल स्वीट डिश थी जिसको वो चक चक बोलते हैं, जितने भी लीडर्स लैंड हो रहे थे सबको दे रहे थे, चखा रहे थे, और उसमें भी वो लोग एग डालते हैं, राइट। तो अब जब भी आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो जैनीज और वेजिटेरियंस को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो घर से लेके ही जाना पड़ता है। तो इजराइल में भी आई हैड टू टेक एंड गो, या तो फिर आपको खाली फिर फ्रूट्स खाओ, दैट इज व्हाट हैपेंस। दिस इज समथिंग वी नीड टू नो, स्पेशली मैं इसलिए बता रहा हूँ, नॉट जियोपॉलिटिकली, लेकिन बच्चे जो जाते हैं उनके गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, कजान सिटी जो है उसमें ब्रिक्स समिट जैसे ही कंप्लीट हुई, पूरा सेलिब्रेशन शुरू हो गया। मतलब उन्होंने अच्छे से पूरा, जैसे दिवाली होता है, दीपावली में होता है, जैसे पूरा लाइटिंग अप कर रखा था। और जहां जहां हम गए, शाम को मार्केट में भी घूमे हैं, हर जगह पब्लिक पीपल वर वेरी रिसेप्टिव। और इंडियंस का तो खास रिस्पेक्ट वो लोग करते हैं, रशियंस, दैट इज, वो एक एक्सपीरियंस हुआ वहां पे। कंपेयर टू एनी अदर नेशंस, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है वहां पे। और कजान के जब मैंने फोटोज डाले ट्विटर पे, तो कुछ कमेंट्स आई कि अरे वाह, कितना क्लीन है, कितना अच्छा है। क्लीन है, बिल्कुल है। दूसरा, डिसिप्लिन लोग हैं, क्योंकि मैंने जो सिग्नल्स पे जिस प्रकार से उनका बिहेवियर देखा, मैंने बोला इतने टाइम में तो हमारे 4 एक्सीडेंट हो जाएंगे, इतने स्पीड में जाएंगे तो। लेकिन
लोग सारे रूल्स फॉलो करते हैं, कोई कैमरा नहीं है, पब्लिक पॉपुलेशन का साइज उतना बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा लैंड है रशिया के पास, बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है। वो चाहते हैं कि भारतीय ज्यादा से ज्यादा रशिया में रहने को आए, और मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट पे देखा कि पिछले 3 ही महीने में इन्होंने ये चेंजेस किए हैं कि बोर्ड साइंस में चाइनीज सिंबल दिखाई दे रही है, ना सिर्फ ये, मॉस्को के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चाइनीज में अनाउंसमेंट हो रही है, क्योंकि चाइना ने बहुत इनको सपोर्ट किया है ड्यूरिंग सैंक्शंस, और अच्छे खासे इनके बिजनेसमैन, चाइनीज बिजनेसमैन वहां आके बिजनेस करते हैं, तो उनके रोड्स बना के देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हैं, सप्लाईज देते हैं। तो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। मैंने इस पर ट्वीट किया था कि हमारे लिए भी पीपल टू पीपल टाइप्स का कुछ होना चाहिए, जयशंकर जी को टैग भी किया मैंने, और कल ही अनाउंसमेंट आ चुकी है कि नेक्स्ट ईयर से वीजा फ्री ट्रैवल हो जाएगा। ऐसा नहीं है मैंने डाला इसलिए हुआ है, पीपल टू पीपल टाइज के बारे में मैंने 1.5 साल पहले ही बता दिया था कि ये इंक्रीज होने वाला है रशिया के साथ। ओके, तो मुझे लगता है कि वो वीजा फ्री ट्रैवल बहुत बड़ा एक कदम है। 2-3 मुझे मॉस्को एयरपोर्ट पे मिले जो जिम्मी जिम्मी करके डांस करने लग गए मुझे देख के, तो दे स्टिल हैव बॉलीवुड, पुराने बॉलीवुड का उनका मेमोरीज है भारत के साथ। सो अच्छा, कजान के जब मैंने पिक्स डाले तो कमेंट आई कितना अच्छा है, यू वोंट बिलीव, मुझे जितने कजान के लोग मिले उन सब ने बोला कि हमारा एक ही सपना है, हमको गोवा में आके सनलाइट एंजॉय करना है, हमें सनलाइट का बहुत प्रॉब्लम है, हमारा एक ही ड्रीम है कि हम कब गोवा जाएंगे। तो कजान में जितने भी लोग मिले वो सबने यही बोला। तो बड़ी रिलेटिव सी चीज है कि कैसे इंडियंस बोलते हैं कि वाह कितना ब्यूटीफुल, हमें वहां जाना है, लेकिन वहां के लोग बोल रहे हैं कि हमें सनलाइट एंजॉय करने को नहीं मिल रही है, एक ही विश है हमारी लाइफ में कि गोवा जाएं। तो दिस इज द कॉन्ट्रास्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया। दूसरा, बहुत सारे इंडियंस को वो चाहते हैं कि रशिया में आके ज्यादा से ज्यादा ट्रेड भी बढ़े और वर्क रोल्स भी उठाएं, और बहुत ओपन है रशियन कंट्री मैरिजेस के लिए भी, तो वो बहुत ट्रेडिशनल होती हैं ये फैमिलीज। तो फ्यूचर में ये भी स्कोप मैं देखता हूं कि भारतीय लड़के जो हैं वो जाके मैरिज भी कर सकते हैं रशियन गर्ल्स के साथ। ये मुझे दिखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो बता रहा हूँ। बहुत सारे यूपी बिहार के वर्कर्स भी फ्लाइट में थे जो मैंने नोट किया, बहुत अच्छी पेमेंट मिल रही है उनको, दे वर वेरी हैप्पी। दूसरा, यूपी बिहार के वर्कर्स आप जानते ही हैं कि गुजरात में डी रेडिकलाइजेशन के लिए उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, इसीलिए तो इजराइल भी यूपी के वर्कर्स को लेके जाना चाह रहा है गाजा में, जो उन्होंने वर्क परमिट दे रखी थी रेडिकल्स को, जिनसे पेमेंट लेके, उन्हीं से पेमेंट लेके फिर उनपे उन्होंने टेरर अटैक किया इजराइलीज पे। तो इजराइल को भी समझ आ रहा है, जर्मनी को समझ में आ रहा है कि यूपी बिहार के वर्कर्स चाहिए रेडिकलाइजेशन को फाइट करने के लिए। गुजरात को तो पता ही है, लेकिन जम्मू को ये समझ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट लास्ट जितनी 6 मंथ्स की मैंने वायलेंस की न्यूज सुनी कश्मीर में, उसमें यूपी और बिहार के वर्कर्स को ही टारगेट किया गया ज्यादा से ज्यादा नंबर वाइज। तो मुझे थोड़ा सा ये दुख होता है कि वहां पे नहीं समझ में आ रहा है लोगों को कि अच्छा, ये क्यों यूपी और बिहार के वर्कर्स ही ज्यादा रेडिकल्स को फाइट कर पाते हैं, क्योंकि उनके बर्थ रेट ज्यादा है, एज सिंपल एज दैट। जिसका बर्थ रेट ज्यादा है तो पेरेंट्स आर कंफर्टेबल कि भाई हाँ जाओ जाके लड़ो। जिनके 1 या 2 बच्चे हैं वो पेरेंट्स थोड़ी अपने बच्चों को भेजेंगे स्ट्रीट फाइट के लिए। तो बर्थ रेट मेंटेन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस वहां ज्वाइन करें। ठीक, सो दिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ ब्रिक्स। अब थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं। आई होप सबको थोड़ा ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा। अच्छा, 3 बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कहीं पे कवर नहीं हुई ब्रिक्स समिट के बारे में। क्यों कवर नहीं हुई ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कवर नहीं की ये बात तय है। तो
ब्रिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक मल्टीपोलैरिटी के डिसीजंस लिए गए उस पर कहीं पे कवरेज नहीं है। सबसे पहला डिसीजन आया है ब्रिक्स ग्रेन्स एक्सचेंज। ग्रेन्स एक्सचेंज पे क्यों कवरेज आया नहीं हुआ है, क्योंकि पता लग जाएगा सबको, जो मैंने प्रेडिक्शन दे रखा है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में स्टॉक एक्सचेंज ऐसे नहीं चल सकता जैसे अभी चल रहा है। तो एक ब्रिक्स का ग्रेन्स एक्सचेंज बनने वाला है कि हम हमारे रियल प्रोडक्ट्स देंगे, सामने रियल प्रोडक्ट्स लेंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि स्टॉक एक्सचेंज में कमोडिटीज वाला जो ट्रेड है वो 2029 2030 में कितना चेंज हो चुका होगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत अचानक से अभी ब्रिक्स में साइन कर लिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी सबसे बड़े ग्रेन स्टोरेज के फैसिलिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करवाना कब का शुरू करवा दिया है। तो ये जो मैं इतने 3 साल से समझा रहा था कि डॉलर ने कैसे फार्मर्स का सुसाइड करवाया, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्राइसिंग तबाह करके, पेपर कमोडिटीज बिकवा बिकवा के, अब जो है जब ये रीसेट और क्राइसिस होगा तो वेस्ट के अंदर जो स्टॉक मार्केट में ये डेरिवेटिव्स के साथ जो खेल रहे हैं, अब उनके सुसाइड की बारी आएगी जब क्राइसिस होगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स का खून बहा है। आपने जिस प्रकार से एग्रीकल्चर की प्राइसिंग डिस्ट्रॉय करी पूरे सेक्टर की, सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर को चालू रखने के लिए, तो अब उसका रिवर्सल शुरू हो रहा है डी डॉलराइजेशन के साथ। तो ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में आया है ग्रेन्स एक्सचेंज पोर्टल, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे इवॉल्व बार्टर, और जो लोग खाली करेंसी छाप के परचेस करने का अभी तक चला रहे थे जो गिमिक, वो बंद हो जाएगा एटलीस्ट एग्रीकल्चर के लिए, और फार्मर्स को अच्छी प्राइसिंग मिलेगी अब तो। और उसमें लिखा है टू बी एक्सटेंडेड टू अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ मेंबर नेशंस एज वेल। ठीक है, दूसरा बड़ा चेंज आया है ब्रिक्स इंटरबैंक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट लोकल करेंसीज ट्रेड। यानी जो बार बार धमकी दी जाती है कि आपकी बैंकिंग को हम सैंक्शन कर देंगे जो कोई रशिया के साथ ट्रेड करेगा, उसको बाईपास करने का सिस्टम ये ब्रिक्स डिक्लेरेशन में साइन हुआ है। तीसरा, फीजिबिलिटी स्टडी फॉर क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट सिस्टम विथ अ डिपॉजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर। वापस रिपीट करता हूं, feasibility study for cross border settlement systems with a depository infrastructure। ठीक, ये ब्रिक्स नेशंस के बीच बनेगा। तो ये इकोनॉमिक्स मल्टीपोलैरिटी के जो डिसीजंस लिए गए वहां, जिन पर सारी मेंबर कंट्रीज ने साइन किया है। अब हमें ये समझना है कि जब हम इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में जाएंगे तो इसका क्या मीनिंग होने वाला है, जो मैंने पहले ही एक और प्रेडिक्शन 3 साल पहले दे दिया है कि फार्मर्स आर गोइंग टू बी द रिचेस्ट पीपल नेक्स्ट 2 डिकेड्स में। फार्मर्स आर, वापस रिपीट करता हूं, नेक्स्ट 2 डिकेड्स में फार्मर्स आर गोइंग टू बिकम द रिचेस्ट पीपल। मतलब 2030 के बाद की मैं बात कर रहा हूं। वापस आ मत जाना मेरे ट्विटर हैंडल पे, आधे सोए हुए होते हो जब मैं कुछ बोलता हूं। तो बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूं, फार्मिंग का पोर्शन अब सिलेबस में आएगा, ऑफिशियली आएगा, कोई नहीं रोक सकता। गौशाला, गुरुकुल फार्मिंग, ये आएगा, सिलेबस में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। जयदत्त पंड्या जी धन्यवाद। शुभ धनतेरस। यू प्रेडिक्टेड डॉलर टू गो 90-95 बिफोर फॉलिंग। बिल्कुल। What would be an impact on motor business in USA after de-dollarization? ठीक है, सबसे पहले तो हाँ 1995 तक जा सकता है ड्यूरिंग द पीक ऑफ क्राइसिस। मुझे लगता है 90 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, लेकिन कुछ सपोर्ट नेगोशिएट करके 84 पे रखवाया जा रहा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और जब 1995 में जाने की एक्चुअल पोजीशन आएगी, जब क्राइसिस चल रहा होगा, तो मुझे लगता है 2 पॉसिबिलिटी है। या तो ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, बैंकिंग ट्रेडिंग कुछ घंटे के लिए, या तो फिर
वो अगर जाने देंगे 1995 तक, तो वो क्राइसिस के नेगोशिएशंस शुरू हो सकते हैं इमीडिएटली, ये मुझे लगता है। प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं लगता पर्सनली कि 95 उतना तक तो जाने देंगे। सो आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट दिस थिंग, लेकिन क्राइसिस की पीक में थोड़े टाइम के लिए ये रेट हो सकता है, हो सकता है। What would be impact on motel business in US after de-dollarization? Well, पहले तो प्रॉपर्टीज का वाइप आउट तय है रीसेट के दौरान, और टूरिज्म तो बढ़ सकता है इन टर्म्स ऑफ मोटल बिजनेस। टूरिज्म को प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एशियन करेंसी स्ट्रॉन्गर होंगी बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, तो ज्यादा ट्रैवल तो करेंगी, तो मोटल बिजनेस के इनफ्लोज में प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, कस्टमर इनफ्लोज में। लेकिन जो प्रॉपर्टीज अगर आपने ओन करी है स्पेशली टीयर 1 वेस्टर्न सिटीज में, उसमें डाइल्यूशन आएगा। वॉट थंडर जी धन्यवाद। व्हेन विल इंडिया ओवरटेक चाइना मिलिटरली इकोनॉमिकली? मिलिटरली क्योंकि नंबर वाइज वो आगे हैं, जो टॉयज हैं उनके पास, उसमें उसको तो टाइम लगेगा। इंडिजिनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ओवरटेक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिजिनाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली देखें गॉड थंडर जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अलग ही रहती है। कोई भी कंट्री के पास चाहे कुछ भी बेटर हो, उसका कोई मतलब नहीं है अगर पॉपुलेशन 2 रूम तक चल भी नहीं सकती, उतनी अगर बूढ़ी हो, क्या करोगे? मतलब आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है लेकिन पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है, करना क्या है उस टेक्नोलॉजी का आपने? समझ रहे हो? आई डोंट नो। जहां तक हमारा ओवरटेक करने का सवाल है, तो हमारे पास यंग पॉपुलेशन है। नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर हमें हमारे बर्थ रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट 10 इयर्स में हमें हमारे बर्थ रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हम नहीं सुधरेंगे, सिर्फ यूपी और बिहार बाकी के कंट्री के लिए कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। जो हिंदू वीमेन अपना बर्थ रेट नहीं मेंटेन करेंगी, वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। ये मैंने जेटी समिट में भी स्टेज से बोला, वापस रिपीट कर रहा हूं। जो हिंदू वुमेन अपना बर्थ रेट नहीं मेंटेन करेंगी, वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। और मुंबई के कुछ एरियाज में मैं देख ही रहा हूं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वीकेंड में कहीं बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि सारी पब्लिक स्पेसेस जो है उसमें कोई और ही कम्युनिटी कब्जा करके बैठी। ऋषभ पटेल जी धन्यवाद। क्या पाकिस्तान का विभाजन जरूरी नहीं है उनकी और भारतीय महाद्वीप की प्रोग्रेस के लिए? जी बिल्कुल जरूरी है। अगर एक न्यूज जो किसी ने कवर नहीं किया, मैं कर देता हूं, क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन ये दिया था कि पेट्रो डॉलर से पूरा भारतीय उपमहाद्वीप रेडिकलाइज किया गया था। रेडिकलाइजेशन के फंडामेंटल्स पहले से थे, लेकिन पेट्रो डॉलर से रेडिकलाइजेशन को बहुत ज्यादा फंड किया गया। तो अब ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। किसकी? सऊदी अरेबिया और यूएई। उन्हीं के पैसों से डी रेडिकलाइजेशन फंड होना है। अब ये अकल पाकिस्तान को आनी है। जब वो एक्नॉलेज करेगा कि ऐसा मानते हैं कि ये गलत एक्सपेरिमेंट हो चुका है, जब वो एक्नॉलेज कर लेगा तो फंडिंग भी करवा दी जाएगी। ठीक, तो अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो मैं बता देता हूं, जो किसी ने कवर नहीं किया। सऊदी अरेबिया ने 8000 नई स्कूल्स डिक्लेयर की है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस के लिए। अब जो आप पूछ रहे हो विभाजन जरूरी नहीं, सुधरेंगे तो और विभाजन होगा। पीओजे के लेना तय है, ठीक। उसके बाद उनका क्या होगा, विभाजन होगा नहीं होगा, बेस्ड ऑन वो सुधरना चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक। वो हमारा काम नहीं है, वो इंटरनली हो ही जाएगा।
पीओजेके के बाद। बालाजी धन्यवाद। कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम रशिया, रूबल, India, China, South Africa not adopting alternate payment mechanism, new currency till now, and will not till 2027. How will the USD fall below 65 as per your prediction? देखिए, ऑल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म, न्यू करेंसी कोई नहीं आनी, ठीक है। ऑल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म, हाँ वो सबका इंडिविजुअल है ही ऑलरेडी। कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अभी जो नई ऐड हुई ना, 13 पार्टनर कंट्रीज ऐड हुई है। नाउ दे विल बिगिन बायलैटरल ट्रेड इन देयर नेशनल करेंसीज, राइट। हाउ विल यूएसडी फॉल बिलो 65? देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है, नेक्स्ट ईयर जो ये डिप्स आएंगी और जो क्राइसिस होगा, और बहुत कुछ डिपेंड करता है बेस्ड ऑन ये वाले इलेक्शन में, इलेक्शन कैसे जाता है और इलेक्शन के बाद अमेरिकन सिटीजन्स कैसे बिहेव करते हैं, राइट। आज सुबह ही आप देख रहे थे बैलेट बॉक्स कैसे जल रहा था वहां पे वॉशिंगटन में। तो वेरी स्कैरी सिनारियो विद इन द यूएस, ये इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन के बाद पता लगेगा कि क्या रिएक्शन आ रहा है रिजल्ट के बाद। तो वेरी डाइसी सिचुएशन। क्राइसिस तय है, 65 होगा या नहीं होगा 2025 के एंड तक, वो तो तभी पता लगेगा। लेकिन ये है कि बायलैटरल ट्रेड जो है कंट्रीज का, एटलीस्ट जो ब्रिक्स प्लस में ज्वाइन हुई है, वो अपना बायलैटरल ट्रेड शुरू कर देंगी लोकल करेंसीज में। तो उतना डिमांड यूएस डॉलर का कम हो जाएगा एज अ ट्रेडिंग करेंसी, और क्योंकि ट्रेडिंग करेंसी का डिमांड कम हो जाएगा तो कोई सेव भी उसमें क्यों करेगा जब उसमें ट्रेड ही नहीं करना है। तो सेविंग्स करेंसी वाला डिमांड भी नीचे जाएगा। ओके, ये दो तो होना ही है। उसके अलावा वो खुद फुल स्पीड से बिटकॉइन से डी डॉलराइज करवा रहे हैं अपने सिटीजन्स को। ओके, पता लग ही जाएगा क्या होना है। जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खुद अपना कॉइन लॉन्च कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा क्राइसिस है। जब कोई प्राइवेट सिटीजन अपना खुद का करेंसी निकालता है वीजा वी स्टेट करेंसी, तो कितना बड़ा क्राइसिस होगा आप समझ सकते हैं। देख ही लेंगे हम 2025 के एंड तक क्या होता है। ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। रुद्र जी धन्यवाद। योर गोल्ड, हाँ गोल्ड के तो सारे प्रेडिक्शन, सारे के सारे 2021 जब से मैंने यूक्रेन प्रेडिक्ट किया तब से जितने भी हैं सारे सही हुए हैं। एनी प्रेडिक्शन फॉर दिसंबर 2025? हाँ देखिए, दिसंबर 2025 वाला जो क्वार्टर है जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि डॉलर स्लाइड होना शुरू होएगा, स्टार्टिंग तो हो ही जाएगा, 65 होगा कि नहीं होगा लेट्स सी, लेकिन स्लाइडिंग तो शुरू हो जाएगा डॉलर का लास्ट क्वार्टर 2025 में। अब जब स्लाइड होना शुरू होता है डॉलर, तो गोल्ड में जो गेन्स हैं इंडिया के अंदर, वेस्ट की नहीं बात कर रहा, इंडिया के अंदर वो गेन्स, उस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो उससे गोल्ड भी स्लाइड नीचे होना शुरू हो सकता है। अगर डॉलर स्लाइड होना शुरू हुआ तो दिसंबर 2025 के लिए नहीं कह सकते, वी हैव टू वॉच, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू इंडियाज वर्ल्ड बैंक लोन आफ्टर द रीसेट? अगर डॉलर्स में है तो कम पेमेंट करना पड़ेगा, सादा सी बात है कि अगर डॉलर स्लाइड होगा और आपने डॉलर टर्म्स में लोन ले रखी है और डॉलर में पेमेंट करने वाले हो, तो आप कम रुपए से पेमेंट करोगे अगर रुपी अप्रिसिएट होगा तो रीसेट के बाद तो ऐसे ही होना है। इसीलिए तो अदानी पे अटैक हुआ था ना वो हिंडनबर्ग वाला, क्योंकि आई थिंक अदानी जी और अंबानी जी दोनों ने डॉलर में लोन्स ले रखी है और 2025 के बाद पेमेंट स्केड्यूल करी है, ठीक है। इनफैक्ट रिलायंस तो डेट फ्री डिक्लेयर हो गया था, उसके बाद उन्होंने डॉलर में लोन्स उठाई और रीपेमेंट 2025 के बाद की रखी है। बारबरिक जी धन्यवाद। why Australia seems stable where Canada and UK are in worst shape? Nifty crash over. ऑस्ट्रेलिया सीम्स स्टेबल, अभी तक तो लग रहा है स्टेबल, लेकिन
मैंने जो प्रेडिक्शन दिया है कि यूएस से जैसे ही ऑर्डर आएगा उनको सारी लैंड रिलीज करनी पड़ेगी, बहुत सारी, और उससे फिर रियल एस्टेट का क्रैश आ सकता है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। कब होगा विल सी। निफ्टी क्रैश ओवर नहीं, अभी यूएस इलेक्शन, मतलब मैं समझ सकता हूं कि जो डिप मैं बता रहा हूं, एक डिप आने को, उसका एक पोर्शन ऑलरेडी कम हो चुका है स्टॉक मार्केट की प्राइसेस में, लेकिन वो डिप तो अभी भी बाकी है। कितने प्रपोर्शन में कम होगा वो हम यूएस इलेक्शन के बाद देखेंगे। उर्विल जी धन्यवाद। विच एसेट ऑप्शन विल बी सेफेस्ट ड्यूरिंग क्राइसिस? ड्यूरिंग क्राइसिस, वेल, सेफेस्ट का अलग अलग परिभाषा होता है। सेफेस्ट तो फिक्स डिपॉजिट ही होती है, राइट? एकदम सेफ होती है वो। हिमांशु जी धन्यवाद। यू टोल्ड सेल बिटकॉइन बिफोर क्राइसिस, सेटल डाउन, इन्वेस्ट। कैन यू गिव आइडिया व्हेन द क्राइसिस स्टार्ट्स एंड व्हेन इट विल एंड और सेटल? देखिए, ये जो पूरा क्राइसिस का पीरियड है नवंबर 2024 से नवंबर 2027 के बीच, इसमें से 2 डिप्स नेक्स्ट ईयर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है? यू टोल्ड टू सेल बिटकॉइन, हाँ। तो जब यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट के बाद बिटकॉइन के ऊपर क्या न्यूज आता है, नए प्रेसिडेंट, नए गवर्नमेंट का, उसके बेस पे टाइमिंग समझ आएगा कि कब बेच देना चाहिए। अभी तो क्लियर है कि वो बिटकॉइन से डी डॉलराइज करवा रहे हैं, तो ये स्पीड बढ़ेगी बिटकॉइन के ऊपर जाने की ड्यूरिंग क्राइसिस। रेखा जी धन्यवाद। गोल्ड रेट इंक्रीज अबाउ 85K फ्रॉम जनवरी टू मार्च। वेल, अबाउ 85K हो सकता है ड्यूरिंग द क्राइसिस, हो सकता है। इट इज सेफ, मतलब लास्ट क्वार्टर 2025 तक तो सेफ है गोल्ड। इंडिया की बात कर रहा हूं, प्राइसिंग की। गोल्ड का इंडिया का अलग बताता हूं और वेस्ट का अलग बताता हूं, ये ध्यान रखना, इट्स नॉट द सेम। नागेश्वर राव जी धन्यवाद। क्रिश शर्मा जी धन्यवाद। विच ऑफ द 1+2 डिप्स विल बी बिग? क्रिश जी, मैं देख पाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इतना ज्यादा मैं देख पाता हूं। विच ऑफ द 1+2 डिप्स विल बी बिग? नेक्स्ट ईयर वाला डिप बड़ा होगा, इतना बता सकता हूं। नागेश्वर राव जी धन्यवाद। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प्स प्रपोजल ऑन इनकम टैक्स एबॉलिशन, इंक्रीज द टैरिफ्स? तो ट्रम्प के प्रपोजल और हमारे आरबीआई के जो शक्तिकांता दास है, दोनों प्रपोजल में क्या फर्क है? हमारे आरबीआई गवर्नर ने यही बोला ना कि फ्यूचर ऑफ द करेंसी इज गोइंग टू बी डिजिटल। उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज बता रहे हैं। सब कोई डिजिटल करेंसी में ही जा रहे हैं, ओके? जब डिजिटल करेंसी में जा रहे हो तो सादा सी बात है कि टैक्स वहीं लगेगा। ये तो मैंने भी ट्विटर पर पे प्रपोजल डाला है ना कि हर एक 30 करोड़ की पॉपुलेशन कवर होने पे 5-5 लाख का इनकम टैक्स एग्जेम्पशन आप बढ़ा सकते हो हर बार। और जब 120 करोड़ की जनता कवर हो जाए डिजिटल रूपी में, तो फिर आप 30 लाख तक इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दो और फिर जीएसटी हटाना शुरू कर दो, राइट? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पूरी पॉपुलेशन इंडिया में 0.1% भी ट्रांजैक्शन टैक्स देती है तो कुछ जरूरत ही नहीं है उतना ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, फिर इनकम टैक्स ऑलमोस्ट नॉट रिक्वायर्ड काइंड ऑफ थिंग। बट एग्जैक्ट डेटा गवर्नमेंट के पास होगा, आई डोंट हैव एक्यूरेट डेटा, बट मैं बता रहा हूं कि सब कोई डिजिटल करेंसी में ही जा रहा है क्राइसिस के बाद। इंक्रीज द टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स, कोई बेचेगा ही नहीं, तुम्हारे जब परचेजिंग पावर ही नहीं होगा तुम्हारे डॉलर का, तो क्या टैरिफ लगाओगे इंपोर्ट्स पे? पहले खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू करो, फिर आपको कोई गुड्स देगा, ओके?
धीरज शेट्टी जी धन्यवाद। शुभ धनतेरस। लॉजिक बिहाइंड यूएई कंडेमनिंग अटैक ऑन ईरान, वो तो ऑफिशियल जो देना रहता है देते रहते हैं। Putin wants failure to recognize a state of Palestine will fuel permanent crisis and inevitable large-scale violence. ये भी लिप सर्विस है, दोनों लिप सर्विस है, दोनों में से कोई कुछ नहीं करने वाला है, कभी भी कोई नहीं रोकने आने वाला। आर के जैन जी धन्यवाद। करेक्शन इन गोल्ड व्हेन, हाउ मच एक्सपेक्टेड टारगेट। आर के जैन जी करेक्शन तब शुरू होगा जब गोल्ड का प्राइस स्लाइड, अरे डॉलर का प्राइस स्लाइड होना शुरू होएगा। मुझे लगता है, आई एम एस्टिमेटिंग, आई एम नॉट श्योर, एस्टिमेटिंग लास्ट क्वार्टर 2025। रुचित जी धन्यवाद। यू फील यू कैन बी रॉन्ग ऑन डीडॉलराइजेशन। डीडॉलराइजेशन तो कब का शुरू हो चुका है भाई, 2015 से। रॉन्ग ऑन व्हाट? रॉन्ग ऑन स्पेसिफिक रेट हो सकता है, क्यों नहीं? ऐसा जरूरी थोड़ी है मेरे सारे प्रेडिक्शन सही है। मोस्टली मुझे लगता है कि कुछ हुए भी हैं, जैसे वो सीट्स वाला हुआ है, कुछ देने भी पड़ते हैं रॉन्ग प्रेडिक्शन, है ना। तो ये जो डीडॉलराइजेशन बोल रही है तो 2015 से शुरू हो चुका है, जब से गोल्ड एक्यूमुलेट करना शुरू किया सेंट्रल बैंक्स ने। और मेरे हिसाब से तो स्क्रिप्ट जब वीजा रिजेक्ट हुआ था तब से स्टार्ट हो गया। लॉलिट, अच्छा आप कुछ डीडॉलराइजेशन का अलग मीनिंग निकाल रहे हो, क्योंकि एक्सपर्ट्स कुछ भी मीनिंग निकालते रहते हैं। डीडॉलराइजेशन का मतलब होता है कि डॉलर में ट्रेड कम करना, डॉलर में सेविंग्स कम करना, दैट इज डीडॉलराइजेशन। ये तो शुरू है, कब से शुरू है? लॉलिट लाइट, व्हाई आर यू लॉन्ग ऑन जापान डिस्पाइट द डेमोग्राफिक डिक्लाइन? क्योंकि वहां इंडियंस जाएंगे और बसेंगे, ठीक, ये मेरा मानना है। गारवाली हिंदू जी धन्यवाद। सर दिस ईयर आई एम गोइंग टू Tbilisi, Georgia this year in November, unlike the West. Okay during and post reset. जॉर्जिया मैंने स्टडी नहीं किया है, लेकिन आई कैन टेल यू के वेस्ट में जॉब्स तो ले ऑफ तो फुल स्पीड में होगा। अगर आप जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो मुश्किल है। इवन इंटरनेशनल ट्रेड जब नेक्स्ट 5 years पूरा ये डिसऑर्डर चल रहा होगा तो वो भी डिसरप्ट हो सकता है। करण जी धन्यवाद। गिव एग्जांपल्स ऑफ लिस्टेड फूड प्रोसेसिंग कंपनीज। आप ढूंढो, ये कंपनीज का नाम भी मैं दूं। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। व्हेन विल सैलरी कट ऑफ 60%? इट्स ऑलरेडी देयर। अगर आप 2022 के सैलरी लेवल्स को अभी 2024 2025 के नेक्स्ट ईयर वाले अभी दे रहे, नेक्स्ट ईयर वाले 2025 के सैलरी लेवल्स पे आप परचेसिंग पावर जितना वाइप आउट हुआ है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट डालोगे तो 60% से ज्यादा आप देख लो इन्फ्लेशन मार्कअप करके वेस्ट में चेक कर लो, खुद ही बता रहे हैं वो कितना फूड इन्फ्लेशन आया है, सैलरी का क्या, उसमें से आधे से ज्यादा तो पे चेक टू पे चेक है। अब तो कनाडा का तो ऑफिशियली एम्बेसडर बता रहे हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि लोन का बर्डन हो गया, फीस का बर्डन हो गया, जॉब मिल नहीं रही, मिलनी ही नहीं थी क्योंकि वो पूरा बोगस ही था एजुकेशन सिस्टम वेस्ट का। तो और मार भी रहे हैं लोगों, इंडियंस को, जो मैंने बताया था कितने 1.5-2 साल पहले से बताया हुआ है कि दिसंबर 2024 तक बच्चे मारे जाने वाले हैं वेस्टर्न कैंपसेस में। सुन नहीं रहा कोई, पेरेंट्स भेजे जा रहे हैं लोन ले लेके। विल इट ग्रेजुअली हैपन विद कट्स नेक्स्ट ईयर? ये तो करना ही पड़ेगा इंटेल क्रिप्टो जी, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है, मेड इन यूएस प्रोडक्ट, मेड इन कनाडा प्रोडक्ट बनाना है, तो अमेरिकन कैनेडियंस कंज्यूम कैसे करेंगे ये प्राइस पॉइंट पे जो अभी सैलरी दे रहे हैं? वैसे ऑलरेडी उसका परचेसिंग पावर तो जा चुका है जो सैलरी मिल रही है। व्हाट आई अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ कनाडा में अभी जो टैक्सेशन चल रहा है और प्रेसिडेंट बाइडेन के जो टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं उस हिसाब से इट्स ऑलरेडी वाइप्ड आउट। हाँ कट्स तो देने ही पड़ेंगे वरना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकता। एक्सपेंसेस भी सारे काटने पड़ेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। इलॉन मस्क बता ही रहा है ट्विटर पे।
सुस्मित अंतर्जी धन्यवाद। इज डीएस प्लान टू हेल्प ट्रम्प एंड ब्लेम क्राइस्ट? हाँ, जो भी प्रेसिडेंट अब आएगा उसने तो बहुत गालियां खानी है, जो भी आएगा वेस्ट में, वो तो पता ही है। जब पूरा खराब करके कोई और जा रहे हैं, लेकिन गाली तो उसको ही पड़ेगी जिसको हैंडल करना पड़ेगा। रेखा वर्मा जी धन्यवाद। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर द एलोपैथी साइंस लाइक MBBS, MS, MD and especially dentistry line affected badly US dollar in India। ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रहे हो, आप बता रहे हो। वेल, जो भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल 1971 से जो जो चीज ग्लोरीफाई की गई वो सब बोगस है, ये प्रूव हो जाएगा ये 2029 तक कि सब कुछ बोगस था। जो जो चीज ग्लोरीफाई की गई और फेक था, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो IT सेक्टर की पेमेंट हो, कुछ भी अवार्ड्स थे, मीडिया था, सारे एक्सपोज हो चुके हैं। और 2029 तक तो पूरा ही समझ आ जाएगा सब कुछ बोगस था 71 से, क्योंकि वो फियाट डॉलर से जो हो रखा। ये तो हो गया। MBBS की पढ़ाई के लिए जाना है, अच्छा, दिस इज व्हाट आई, अच्छा, वेल सेफ रहिएगा और क्या, बिकॉज हॉस्टाइल होने वाली है वेस्टर्न सिटीजन्स की पॉपुलेशन। हरीश राव जी धन्यवाद। डिलाइटेड टू हियर यू इन ब्रिक्स एंड JD समिट। थैंक यू वेरी मच फॉर रिपीटेड। जी धन्यवाद। सनातन इज रियल। हाँ, रियल न्यूज को कोई बता ही नहीं रहा, सब फेक चल रहा है, क्या करें। आयुष जी धन्यवाद। सर आई एम मूविंग टू दुबई फॉर सी आर्टिकलशिप CFA। हाँ, दुबई तो बूम होगा। ऑल्सो आई एम कंसिडरिंग सेलिंग माई म्यूचुअल फंड इक्विटीज। 15% लॉस ऑन लॉन्ग, शुड आई होल्ड और सेल? देखिए, स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट का मैं नहीं, मतलब इतना स्पेसिफिक नहीं बता सकता, सेबी की गाइडलाइंस है। इतना मैं बोल सकता हूं आपको कि अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो लॉन्ग टर्म इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी नेक्स्ट 3 इयर्स में जो होगा वो देखने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर्स में चेंजेस, तो लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में। ओके, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो अभी बुक कर लें, और फिर जब क्राइसिस आए तब परचेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। डिपेंड्स आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। पार्था जी धन्यवाद। मेनी हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम फॉरेन फ्लाइट स्कूल फेल्ड इन मगिंग local certification in new Bharat system. If they are fit to fly, will they be allowed? हम्म ये स्पेसिफिक तो मुझे नहीं पता है। आई हैव नो क्लू ऑन दिस। मगिंग लोकल सर्टिफिकेशन, नॉट श्योर। इतना बता सकता हूं कि फ्लाइट्स और नेवी और ये सब बढ़ने वाला है, लॉजिस्टिक्स वाला सब कुछ बढ़ने वाला है। वो तो आपको एयरपोर्ट का क्राउड देख के ही पता लग जाएगा कि सारे एयरपोर्ट अब रेलवे स्टेशन जितना हो गया क्राउड। वैभव जी धन्यवाद। डज इन्वेस्टिंग इन प्रेशियस मेटल्स मेक सेंस? यस, इफ $1 ₹3 देन गोल्ड। उतना लंबा तो मैंने प्रेडिक्ट किया ही नहीं है 2029 का गोल्ड सिल्वर के लिए। ध्यान हमें अभी दिसंबर 2025 लास्ट क्वार्टर में देना है। जब डॉलर स्लाइड होना शुरू हो तब ध्यान रखना है। अगर इन्वेस्टमेंट करिए, निकलना है नहीं निकलना है, विल कीप अ वॉच, है ना। 2029 तक क्यों जाना है आपने गोल्ड सिल्वर के साथ? प्रॉफिट्स बुक करोगे ना अगर खाली इन्वेस्टमेंट है तो। प्रणव पटेल जी धन्यवाद। विच सेक्टर बूम बेस्ड ऑन LSE एक्शन विद रिगार्ड्स टू रशिया, इंडिया, चाइना इन एनर्जी एंड लॉजिस्टिक्स रिलेटेड? एनर्जी कंपनीज का है, लॉजिस्टिक्स, ये सारे दिए हुए हैं मैंने सेक्टर्स। तो if you give us a short long term pointers on FD and home loan rates,
लेकिन डी डॉलराइजेशन के बाद मुझे लगता है 2029 के बाद मुझे लगता है कि रेट्स के डिफरेंशियल आ जाएंगे। मतलब जो ओल्ड लोग हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, फिर मतलब छोटा सा डिफरेंस नहीं, बड़ा डिफरेंस। यंग है जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है उसको कम पे मिलेगा। ये सब डिजिटल रूपी में ये सब कर सकते हो जो पहले पॉसिबल नहीं था। ओके श्रेय पटेल जी धन्यवाद। प्लानिंग टू रिटर्न, नीड वेज टू अर्न क्विकली थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन कनाडा, अनदर बिजनेस टू होम। बिजनेस सेट करना है तो आप वेस्टर्न उसको अभी छोड़ दें। आप गल्फ में देखिए, वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, रशिया में देखिए, जापान में देखिए। वेस्ट वाला अभी अभी के लिए टेम्पररी छोड़ दें, उसमें उनकी करेंसी वाइप आउट होने वाली। सुरेंद्र शेट्टी जी धन्यवाद। विल देयर बी, यस देयर विल बी फर्दर डिप। विल इट बी गुड टू सेल द प्रॉपर्टी, अच्छा मैं स्टॉक की बात कर रहा था। विल इट बी गुड टू सेल द प्रॉपर्टी इन इंडिया, इन्वेस्ट इन दुबई? Also, instead of buying real gold, is it better to buy sovereign gold bond? रियल गोल्ड मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके और विल इट बी गुड टू सेल द प्रॉपर्टी इन इंडिया? डिपेंड्स आपकी कौन सी एरिया में है, क्या लोकेशन है, मल्टीपल फैक्टर्स। दुबई का प्रॉपर्टी बूम करेगा लेकिन इंडिया का भी टीयर 2 तो बूम करना है, सो यू हैव टू कंपेयर एंड सी। साबनिक जी धन्यवाद। व्हाट बिजनेस सेक्टर विल डू वेल इन ईस्टर्न इंडिया लाइक वेस्ट बंगाल, झारखंड? माइनिंग, माइनिंग विल बी बेस्ट। झारखंड, वेस्ट बंगाल में भी सेमीकंडक्टर आ रहा है कोलकाता में। बिजनेस सेक्टर विल डू वेल, मैन्युफैक्चरिंग विल डू वेल। टोनी स्टार्क जी धन्यवाद। रोल इन्फ्लुएंस ऑफ डीप स्टेट इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उनका जैसा रोल था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है सिवाय के अब मल्टीपल कंट्रीज के साथ उनको शेयर करने पड़ेंगे प्रॉफिट्स। पहले एक ही कंट्री थी जहां पे वो रहते भी थे और वहीं से प्रॉफिट उसी को ज्यादा उसी करेंसी में से ज्यादा प्रॉफिट उन्होंने बना लिया। अब मल्टीपल कंट्रीज की करेंसी स्ट्रांग होएगी तो मल्टीपल कंट्रीज में वो एंटर करेंगे और प्रॉफिट्स में शेयर लेंगे। दैट्स द डिफरेंस। मनीष जी धन्यवाद। एक्सप्लेन ऑल कमोडिटी वर्ल्ड रिजर्व, नो गोल्ड बेस, मतलब ऑल कमोडिटी वर्ल्ड रिजर्व, नहीं समझ आया आपका क्वेश्चन मनीष जी। देयर इज अ डेड साइलेंस अबाउट एनीथिंग अबाउट कजान। हाँ रघु जी, ना सिर्फ यूएस में डेड साइलेंस है, हमको जितने भी यूरोप के मीडिया वाले आए थे उन्होंने बोला कि कोई कुछ रिपोर्ट नहीं करेगा। वो बता रहे थे कि जब वो वापस जाके देखेंगे तो कुछ छपा ही नहीं होगा। दे वर सेइंग। तो यूके में भी साइलेंस है, ऐसे ही होगा, तो पब्लिक को थोड़ी बताएंगे। अक्षय पाटिल जी धन्यवाद। डू यू थिंक द करंट जनरेशन कैन एंजॉय ग्रोथ रेट्स दैट आवर पेरेंट्स एंजॉयड? नहीं, ग्रोथ रेट के परसेंटेज भूल जाओ कंट्रीज के, उनके तो वैसे भी नहीं थे वेस्ट के, लेकिन अब तो भूल ही जाओ। वो जो पूरा ये नैरेटिव था ना कि इतना ग्रोथ परसेंटेज तो होना ही चाहिए, वो पुरानी इकोनॉमिक्स भूल जाओ। वो 400 साल वाला पूरा रैप अप हो रहा है, तो इकोनॉमिक्स भी चेंज हो जाएगा, वो सारे इंडेक्सेस भी चेंज हो जाएंगे। ये नहीं चल सकता है, जो जो भी चला वो नहीं चल सकता है। वी आर फोकस्ड ऑन समथिंग अदर देन ग्रोथ, समथिंग मोर देन ग्रोथ। सस्टेनेबिलिटी पर ज्यादा फोकस आएगा, क्योंकि अब पहली बार वेस्ट को बताया जा रहा है कि तुम भी अपना कंट्री पोल्यूट करो। तुम अच्छे से क्लाइमेट एंजॉय करके मेरे वहां पोल्यूशन करवा रहे थे करेंसी छाप के, तुम अब तुम्हारा क्लाइमेट पोल्यूट करो, तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज करो, तुम्हारे लेबर को अब्यूज करो और रियल प्रोडक्ट बनाओ। ये कह रहा है कजान समिट। ठीक है, तो जब ऐसा मौका आएगा तो इसका मतलब है कि ग्रोथ के जो
फाइनेंशियलाइजेशन की वजह से जो ग्रोथ रेट के परसेंटेज आ रहे थे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के, वैसे परसेंटेज अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं आएंगे. ओके. कैन देयर बी एनी conducive for failure at a cheap price instead of being stressed with loans? हाँ अक्षय जी, जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो वो इंटरेस्ट रेट का डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा हो पाएगा. इनफैक्ट जेडी समिट में स्टेज पे से मैं यही बता रहा था, क्योंकि कुछ नरेटिव्स चलते हैं कि इंडिया तो रिसर्च करता ही नहीं है, इंडिया तो इनोवेट करता ही नहीं है. अरे भाई, जब 0 to 3% इंटरेस्ट रेट पे जब आप लोन दोगे, जो यूएस का रिजर्व करेंसी स्टेटस की वजह से यूएस दे पाया, तब तो जाके गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ये सब इनोवेशन हुआ ना. जब पैसे वेस्ट करने की छूट दोगे तब हो पाएगा ना इनोवेशन. राइट. ये मत बोलो कि इंडियंस के अंदर अकल नहीं है. ओके. तो लेट पहले डीडॉलराइजेशन कंप्लीट होने दो. हम भी गवर्नमेंट डिजिटल रूपी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कम रेट पे देगी लोन्स बच्चों को इनोवेट करने के लिए, तो हम भी कर लेंगे. 10 गूगल निकाल लेंगे. इनकी तरह 50 साल नहीं लगेंगे हमको. राइट. इंडियन स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट. कोई बोलना मत हमको बेवकूफ. विशाल जी धन्यवाद. जय श्री राम. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूएसए इन केओस? केओस, सिविल फाइट्स, बहुत ही खराब. I don't want to get into that. It's unsafe. सुषुम्ना जी गोयल धन्यवाद. नमस्ते सर. How will leaders justify supporting Gurukul while banning madrasa? There has to be management for international platform or not needed. Justify supporting Gurukul. गुरुकुल को मदरसा के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हो? मतलब समझ नहीं आई मेरे को. और कौन बैन कर रहा है मदरसा को? हम तो बोल रहे हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग. बैन करने को कोई नहीं बोला है. हाँ, आप हथियार रखोगे, क्राइम करोगे, पत्थर रखोगे, हेट स्पीच चलाओगे तो बैन होगा ना. वो तो कोई भी प्रीमाइसिस हो जाएगा. मेरे घर पे चलेगा तो मेरे घर पे भी मुझे पकड़ने आएंगे. राइट. उसको मदरसा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. मदरसा बैन नहीं कर रहा है कोई. आप हथियार रखोगे तो व्हाट इज इलीगल. उसको गुरुकुल को उसके साथ क्यों कंपेयर करना है? I didn't get your question. के दीपिका जी धन्यवाद. डू यू थिंक इंडियंस आर स्मार्ट इनफ टू टैकल डीप स्टेट्स एजेंडा? वेल, हम तो ट्राई कर रहे हैं अवेयरनेस जितना हो पाए हमारी ओर से. एंड आई थिंक बहुत सारी चैनल्स हैं, नॉट सिर्फ मैं, सिर्फ अकेला नहीं, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं जो अवेयर कर रहे हैं सबको. तो जितना हम एक दूसरे को अवेयर करेंगे उतना बेटर रहेगा. दे हैव डीप पेनिट्रेशन इन मीडिया. तभी तो मीडिया नहीं चल रहा है ना. सबको पता लग रहा है कि फेक है. कौन देखता है? अब टीवी 9 ओपन करके देखो, वो सुबह से शाम वर्ल्ड वॉर करा रहा है पिछले 4 साल से. कौन देख रहा है? सबको पता है कि दिस इज जस्ट एंटरटेनमेंट एंड इट इज फेक न्यूज. इंडिया चाइना वॉर कितनी बार करा लिए सारे एक्सपर्ट्स पिछले 3 साल में. जब मैं बता रहा था तब कोई सुन नहीं रहा था कि ये फेक है. राइट. अब कैसे सारे एक्सपर्ट्स लाइन पे आ गए. अब बोलते हैं ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. कौन बोल रहा है इधर ट्रस्ट करने को? प्रधानमंत्री ने बोला क्या चाइना पे ट्रस्ट कर लो? कोई बोला क्या तुमको? तो ये बस लिपापोती है अपना रॉन्ग एनालिसिस छुपाने के लिए. फैक्ट है कि चाइना के 10 टुकड़े, पाकिस्तान के 4, इस पर 500,000 एपिसोड वो बनाते रहते हैं. फिर जब नहीं होता है तो या तो इंडिया वीक है, तो या चाइना वीक है, फिर वो वीडियोस निकलते हैं. तो आई डोंट टेक देम सीरियसली एट ऑल. पूरा फेक चलते रहता है. एनीवेज, अक्षय पाटिल जी धन्यवाद. प्लीज टेक व्हाट्सएप क्वेश्चंस टू. कांट आस्क लॉन्ग वंस. पहले ही देखो 1 घंटा 19 मिनट हो चुकी है अभी, और कितने क्वेश्चंस मैं लूंगा. ओम देसाई जी धन्यवाद. ऑस्ट्रेलिया इज रिलीजिंग लैंड बिफोर डीप स्टेट डिसीजन एंड आल्सो इट हैज लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इट्स ओन.
हाउ मच विल डी डॉलराइजेशन अफेक्ट ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि सारे एलाइज की करेंसीज कहीं ना कहीं डॉलर के ही आइसोटोप्स हैं, तो सबको हिट लगनी है करेंसीज में, सारे वेस्टर्न कलेक्टिव को। ठीक है, केतन जी धन्यवाद। Whenever you say stay away from trading, it applies to F&O, right? What about trading purely in NSE cash? मैंने कभी नहीं बोला stay away from trading, मैंने बोला है स्टॉक मार्केट में जो स्पेक्युलेटिव ट्रेड जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उस वो यंगस्टर्स के लिए फुल टाइम करियर नहीं है। ये वेल्थ क्रिएशन एक्टिविटी नहीं है, ये वेल्थ ट्रांसफर एक्टिविटी है, ये मैंने बोला है। Also, can you explain how will be the behavior of Bharatiya stock market after the reset? Speculative trading कम हो जाएगा, शॉर्ट टर्म और स्पेक्युलेटिव वाला, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आशीष जी धन्यवाद। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ कैनेडियन डॉलर्स? सारे वेस्टर्न एलाइज की करेंसीज को हिट लगेगा डॉलर के साथ। प्रॉपर्टी प्राइसेस इन सिटीज लाइक टोरंटो, अगर टीयर 1 में फॉल होता है तो वाइप आउट होना है। वेस्ट में अगर टीयर 1 सबसे पॉश एरिया में फॉल होता है तो। करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ किड्स इन यूनिवर्सिटी इन कनाडा, 2030 के बाद कोई जॉब नहीं मिलेगा। वेस्ट में मिल जाए तो शायद मिल भी जाए, बाहर तो कोई जॉब नहीं मिलेगा। नॉन वेस्टर्न कंट्री में कुछ भी काम नहीं मिलेगा अगर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो, सिवाय के कुछ बहुत ही रेयर कुछ सीख के आ रहे हो जो कहीं नहीं मिलता है। एक्टिव डैड जी धन्यवाद। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन डॉलर? जीरो वाइप आउट। वैसे ही गोल्ड रिजर्व नहीं है, गोल्ड माइंस है, लेकिन वो कोई और कब्जा करने वाला है, पता ही है आपको कौन। सनी जी धन्यवाद। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट का फ्यूचर क्या होगा? गुड। फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, गुड फ्यूचर। बाघेल जी धन्यवाद। राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? नो, अभी तो एक डीप आएगी, फिर नेक्स्ट ईयर 2 और आएंगी, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय। सिद्धार्थ जी धन्यवाद। व्हाई विल गोल्ड स्लाइड इफ डॉलर स्लाइड्स? व्हाई विल गोल्ड स्लाइड? क्योंकि डॉलर आईएनआर का जो डिफरेंस होता है और गोल्ड का प्राइसिंग क्योंकि वहां से आता है, इस वजह से। इवेंचुअली मुझे पता है कि गिफ्ट सिटी, मुझे लगता है शंघाई और मॉस्को तय करेंगे प्राइसिंग कमोडिटीज के, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर। भगवान कनाडा धन्यवाद। विल द प्रॉपर्टी प्राइस अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सिटीज इन इंडिया लाइक पुणे विल डिप एंड बाय हाउ मच प्लीज? प्रॉपर्टी प्राइसेस सारी टीयर 1 सिटीज जिसको मैं फियाट डॉलर सिटीज बोलता हूं, उसमें वाइप आउट आना है। वेस्ट में बहुत ज्यादा, इंडिया में 5 to 10% के बीच टीयर 1। गिरीश जी धन्यवाद। इज यूएई अ ट्रायल प्रायर टू सऊदी अरेबिया डिसाइडिंग ऑन जॉइनिंग ब्रिक्स? नहीं, सऊदी अरेबिया will join BRICS. The date must have already been decided when to join. ठीक है। ब्रेव मैन जी धन्यवाद। ब्राउन बैटमैन जी धन्यवाद। क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस हैं? I have invested in gold few months back. It's for minimum 5 years to 10 years. Should I sell it once it reaches 85K? डॉलर जब स्लाइड होना शुरू हो तब डिसीजन लेंगे इसके ऊपर। अगर आपने वेस्ट में बाई करा है तो आप रख सकते हो लॉन्ग टर्म, मतलब उससे भी ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि वहां पे गोल्ड प्राइसिंग में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सेफ नहीं है, कॉन्फिस्केट होने के भी चांसेस हैं, कितने हैं आई डोंट नो, करेंगे रियली कॉन्फिस्केट या नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन वहां पे सेफ नहीं है थेफ्ट और ये सब देखते हुए, लेकिन अप्रिसिएशन वहां पे ज्यादा होगा वेस्टर्न करेंसीज में। ऑलराइट, श्री सुदान जी धन्यवाद। ब्रेव मैन, डू यू थिंकिंग शिफ्टिंग टू 0.1% ट्रांजैक्शन टैक्स? यस, इट विल बी अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कोई भी टैक्स नहीं भरती है
और बेनिफिट सब वही लेती है हैं, और बेचारे सैलरी टैक्स भरे जा रहे हैं। आई थिंक ट्रांजेक्शन टैक्स इज अ गुड आइडिया। 5 रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 5 रुपए पर दे दो परसेंटेज जो है, और 5,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 5,000 करोड़ पे वो परसेंटेज दे दो। ये मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। और स्पेंड नहीं कर रहे हो तो कोई टैक्स नहीं, सिंपल। ये सब कागज क्यों करने हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब क्यों करने हैं ये सारे कागज? The Brown Batman जी, धन्यवाद। I've done civil engineering. I'm planning to give CAT and do MBA. Do you think there is opportunity in it? देखिए, कोई भी कोर्स गलत या सही नहीं होता है, उसके बाद आपने क्या करना है, किस ऑब्जेक्टिव से कर रहे हो वो तो पता चले पहले। मुझे क्या पता आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? ओके, पहले एंड पॉइंट डिसाइड होता है, फिर कोर्स डिसाइड होता है। सुषमना जी, धन्यवाद। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड, गोल्ड करेक्शन प्राइस विल गो डाउन और अप फॉर इंडिया, शुड आई कीप आई फॉर विंडो टू सेल गोल्ड? यही समझा है ना मैंने, कि जब डॉलर स्लाइड करना शुरू करे तब ध्यान रखना है। आई विल ऑल्सो कीप अ वॉच, मैं भी अपडेट करूंगा। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब डॉलर स्लाइड करना शुरू करे तब ध्यान देना है। तो एम्पायर स्वेट जी, धन्यवाद। What do you think will happen to the mandirs in US and in Western Europe after? टेम्पररी अटैक शुरू होंगे ड्यूरिंग द क्राइसिस एंड रीसेट। वो तो कनाडा और यूएस में आपने देखा ही है कि हो रहे, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहे मंदिर पे अटैक। रुद्र जी, धन्यवाद। ड्यूरिंग क्राइसिस गोल्ड प्राइस विल गो अप एंड डाउन। क्राइसिस का पीरियड लंबा है, बीच में रीसेट भी शुरू होएगा, सो वी विल हैव टू कीप अ वॉच। अभी तो ऊपर ही जाएगा टेम्पररी, अगर कोई रेगुलेशन नहीं आया है तो अभी तो ऊपर जाना है अंटिल क्राइसिस बिगिंस। ऑस्टिन जी, धन्यवाद। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रशिया एंड चाइनीज इकोनॉमी 10-15 years फ्रॉम नाउ? रशिया का तो मैंने साफ बताया, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। कमोडिटीज वाइज बहुत ही बढ़िया, आर्कटिक का जो ट्रेजर निकल के आएगा वो पूरा रशियन मिलिट्री डोमिनेट करेंगी। चाइनीज इकोनॉमी जितना ज्यादा भारत से इंटीग्रेट करेगी उतना ज्यादा सस्टेन कर पाएगी। बाकी बूढ़े लोग हैं, अब बूढ़े लोग क्या ही कंज्यूम कर लेंगे और क्या ही जनरेट कर लेंगे। संदीप जी, धन्यवाद। यूएस डॉलराइजिंग विद बिटकॉइन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन इन यूएस फॉर द लॉन्ग टर्म? नया फॉर्मूला जो करेंसी का बनेगा, बिटकॉइन को रेगुलेट करके डिजिटल डॉलर बना देंगे, ठीक है। Ankit sir, any advice for law students with respect to de-dollarization? Well, law students को अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऋषभ जी, धन्यवाद। Is it wise to set up मखाना brand setup in US? Food stuff, मैंने स्पेसिफिक स्टडी नहीं किया है, लेकिन आई थिंक एग्रीकल्चर तो ओवरऑल और फूड प्रोसेसिंग बूम करेगा। करण शर्मा जी, धन्यवाद। प्लीज एक्सप्लेन एंशिएंट भारत डीप स्टेट दैट वी हैड। एंशिएंट भारत डीप स्टेट दैट वी हैड, वेल, हमारा जो एंशिएंट भारत डीप स्टेट था वो मतलब बहुत सारे अलग अलग किंगडम से अलग अलग पीरियड में, ओके। तो सबसे ज्यादा आई थिंक पीक पे तब था जब आचार्य चाणक्य वाला पीरियड था, क्योंकि बहुत सारी वॉर की स्ट्रेटेजीज और नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब पे तब ज्यादा वर्क हुआ। और स्पाइंग, ये सब कोवर्ट ऑपरेशंस, 4 प्रकार के युद्ध जो आचार्य ने बताए, तुष्णिम युद्ध, कुट्ट युद्ध, प्रकाश युद्ध, तो राइट। तो आई थिंक दैट वाज द पीरियड जब डीप स्टेट एग्जैक्ट नहीं बोल सकते आप उसको, लेकिन एक प्रकार से कह सकते हो कि उस प्रकार की समथिंग काइंड ऑफ डीप स्टेट बोल सकते हो।
उल्हास जी धन्यवाद. व्हाट्स द फ्यूचर फॉर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन कंपनी लॉ, जीएसटी एंड फीमा प्रैक्टिस? मैं इतना बता सकता हूं कि कॉम्प्लायंसेस कम होते जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, जो भी रेगुलेशन होगा उसमें. एनी एडवाइस फॉर लॉ स्टूडेंट्स? ये हो गया है ना, वे कवर्ड, इट्स गुड. व्हाट वुड बी द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ someone returning back to India, setting up a small clothing unit in India, targeting customers both in the West? देखिए, वेस्ट में अभी टेम्पररी आपको मिल जाएंगे क्लाइंट्स, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट नेक्स्ट 7 years के लिए, फिर बाद में रीसेट के बाद मुझे नहीं लगता है कि दे विल बाई. कितना रिसेप्टिव होंगे बिजनेसमैन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज के लिए, और मार्जिन क्या मिल पाएगा वेस्ट में, उस पर मुझे आई एम नॉट श्योर. बट गल्फ, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड जापान, विच सिटीज वुड बी द बेस्ट सेटअप करने के लिए? बोथ आर गुड. कोयम्बतूर इज गुड एज वेल, अहमदाबाद इज गुड एज वेल. डॉक्टर के चक्रवर्ती जी धन्यवाद. वॉच विथ मैरी ली सीसीपी एजेंट. अच्छा, our YouTubers should prepare better like you. Start subscriber plan for your channel. Thank you for the suggestion. I'll consider. सुजल प्रताप सिंह जी धन्यवाद. सुरेंद्र शेट्टी जी धन्यवाद. स्टॉप ट्रेडिंग F&O as more deep is expected in 2020. देखिए सुरेंद्र जी, मैं एग्जैक्ट F&O पे कुछ कमेंट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ने अच्छे खासे सिग्नल्स दे दिए आपको, अगर आपको समझ में आ रही है तो. शॉर्ट टर्म उस पर कैपिटल गेन बढ़ाया, फिर सेबी का रिपोर्ट आया कि रिटेलर्स को कुछ प्रॉफिट नहीं होता, राइट. बहुत सारे सिग्नल्स दिए हैं. आपको समझ में आए तो अच्छी बात है. केओसी जी धन्यवाद. कॉफी जिला एक्सपोज ट्रम्प कॉइन एज द मोस्ट यूजलेस. हाँ, ये ऐसा हो चुका है ना केओसी जी. हुआ ये है कि उनकी 2 जनरेशन ने 10 जनरेशन जितना कंज्यूम कर लिया करेंसी छाप छाप के. अब बोल रहे मेरे साथ तुम सब रिसेट करो. इट इज लाइक वो बच्चे खेलते नहीं है, छोटे बच्चे, वो बोलते हैं गेम हार जाने के बाद बोलते हैं फोक, कोई नहीं खेलेगा. अमेरिका का कुछ ऐसा पोजीशन है अभी. मतलब हारने आ जाता है तो चलो ये गेम क्लोज, नहीं खेलते हैं. दैट इज व्हाट दिस रीसेट इज, अनफॉर्चुनेटली. ऐसा ही है. बहुत पेनफुल होने वाला है, बट ऐसे ही है. लेकिन वही चलाते हैं, डिसीजन वही लेते हैं, तो क्या करें. पार्थ चोपड़ा जी धन्यवाद. Ankit bhai, please look into Beggars Corporation. It's based on Temple Economics. We are based in Banaras. Would love it if you could do a podcast. ये मैं चेक कर लूंगा. लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है जो ये शब्द इस्तेमाल हुआ टेम्पल इकोनॉमिक्स. मैं इस शब्द के बहुत खिलाफ हूँ. सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में बोलता हूँ और मंदिर इकोसिस्टम बोलता हूँ. मेरा बहुत विरोध है मंदिर इकोनॉमिक्स और टेम्पल इकोनॉमिक्स शब्द के साथ, क्योंकि मैं जब भी कुछ बता रहा होता हूं कहीं से भी या कुछ, तो मैं 300 साल आगे का देख के बता रहा हूं. कभी भी इकोनॉमिक्स शब्द को टेम्पल, पहले तो टेम्पल वर्ड भी रॉन्ग है, मंदिर और टेम्पल में बहुत अंतर है. मंदिर के साथ इकोनॉमिक्स शब्द नहीं जोड़ा जा सकता. इसके बावजूद के मंदिर इकोसिस्टम का सनातन इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा रोल है. ओके, क्योंकि हमें नहीं पता आगे वाली जनरेशन इकोनॉमिक्स के नाम पे फिर मंदिर के प्रीमाइसेस में क्या क्या हरकतें करना शुरू कर देंगी. तो कभी भी उसके साथ इकोनॉमिक शब्द ना इस्तेमाल कीजिए. मंदिर इकोसिस्टम बोलिए. ओके.
वैसे ही गर्भगृह तक जाके अंदर से सेल्फी तो ले ही रहे हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के, लेकिन ये हमें समझना है कि इकोनॉमिक्स के नाम पे फिर वहां पे बॉलीवुड जाके डांस करेगा गर्भगृह में, बोल रहा पैसे मिल रहे हैं ना व्यूज के साथ, इट इज इकोनॉमिक्स। कभी भी इकोनॉमिक्स शब्द को मंदिर या टेम्पल भी रॉन्ग है, कभी मत जोड़िए, ठीक है। मोहन चौहान जी धन्यवाद। हमारी मार्केट पहले क्यों गिर रही बजाय यूएस? वो तो होगा ही, उनके भाई उनको नाश्ता करने का पैसा नहीं बचा उनके पास, तो वो विड्रॉ नहीं करेंगे पैसे। अब सोचो उनकी लाइफस्टाइल पहले सोच के देखो कैसी है। सैटरडे संडे पूरा पैसा उड़ा के फिर मंडे ब्रेकफास्ट करने का पैसा नहीं होता है उनके पास। समझ रहे हो उनकी लाइफस्टाइल? फैमिली के ठिकाने नहीं है, फैमिली मेंबर्स को कुत्ते बिल्ली के साथ रिप्लेस कर लिया है उन्होंने। और ड्रग्स, समझ आ रही है? दवाई, ड्रग्स, कुत्ते बिल्ली और गैजेट। तो जब पैसे नहीं होते फिर मंडे उनके पास, तो फिर जहां भी इन्वेस्ट किया होता है वहां से विड्रॉ करेंगे। हाउ इंडियन गवर्नमेंट पब्लिक विल टैकल फॉलिंग TFR? उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। आप अपने बर्थ रेट आपने बढ़ाने, इसीलिए जब आप कुल जाति और वर्ण की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर जाते हैं तो सही लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। सही लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा तो मैरिज कैसे टिकेगी? और मैरिज टिक भी गई तो जिस प्रकार की वैनिटी स्पेंडिंग की हैबिट हो रखी है जॉब मॉडल की वजह से, तो बच्चों को लैपटॉप और नए फोन के खर्चे के साथ आपने रिप्लेस कर लिया है, फिर कहां से बर्थ रेट मेंटेन होगा? पार्थ चोपड़ा जी धन्यवाद। यू आर सेइंग बिटकॉइन वुड गो अप एंड इट्स गुड, इट्स नॉट गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नहीं, वो बिटकॉइन को रेगुलेट करके फिर नया डिजिटल उसको डॉलर बना के, बिटकॉइन या क्रिप्टो जो भी है जितने भी है उन सबको रेगुलेट करके फिर CBDC बना देंगे, फिर नया परचेजिंग पावर उस पर चिपका देंगे, ठीक है। राजेश जी धन्यवाद। कैन एन NRI इन US इन्वेस्ट इन जापान स्पेशली इन हाउसिंग मार्केट? मैंने तो स्टडी नहीं किया ये चीज, बट इंडियंस के लिए प्रेफरेंस होगा इवेंचुअली। उर्विल जी धन्यवाद। प्रॉपर्टी प्राइसेस इन सूरत मोटा वराचा इन फ्यूचर? भाई मैं आई एम नॉट अ रियल एस्टेट एजेंट, बट सूरत ओवरऑल आई कैन से इट्स गोइंग टू बी द प्लेस वेयर many rich people will be living eventually. वहां पे रिच लोग रहेंगे at the end. सनी जी धन्यवाद। एनी प्रोडक्ट प्रेडिक्शन अबाउट फूड एडल्ट्रेशन इन इंडिया? गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है, बट पब्लिक हमारी ऐसी है जो खुद जब तक आपके किचन का कंट्रोल वापस विमेन के पास नहीं आ जाता और विमेन इसका हेल्थ की एंगल से क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ नहीं लेती ढंग से, तब तक ये फूड अडल्ट्रेशन और बीमारियां चलती रहेंगी। SG धन्यवाद। BA और BA LLB UPSC विच वन इज बेस्ट? वेल डिपेंड्स कि आपका लाइफ का क्या गोल है। आई कांट से योर लाइफ गोल, राइट? मुझे कैसे पता आपका क्या एंड गोल है और क्या करना है? मैं तो जनरली एंटरप्रेन्योरशिप रेकमेंड करता हूँ। पार्थ जी धन्यवाद। थैंक यू फॉर द करेक्शन। वुड से मंदिर इकोसिस्टम, या बिल्कुल। आयुष जी धन्यवाद। इस CA प्लस CFA कॉम्बो वर्थ इट? उसके बाद करना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पेरेंट्स तो चेक साइन करके आपको दे ही देंगे क्योंकि आपसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं वो 2-3 घंटे के लिए जब आप कोचिंग के लिए जाते हैं। तो समझना ये है यहाँ पे कि वो कोर्सेज करने के बाद आप आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, पहले वो स्टडी करो। तो CA प्लस CFA जो भी है 35 से 45 की एज के बीच उनको जाके मिलो और पहले अपना करियर का पूरा पाथ समझो कि कौन सी डायरेक्शन में ले जाना है, फिर कोर्स कर लो। कोर्स अच्छा बुरा नहीं होता है,
प्रदीप यादव जी धन्यवाद. शाश्वत सिंह जी धन्यवाद. डू यू थिंक दैट one should move to Russia for higher education? I would prefer. Also, do you think that Indians move to Russia in higher numbers, settle there? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. भारतीय तो जाएंगे हर जगह, क्यों नहीं जाएंगे. फाइनली. That's it. Thank you for the day. Jai Hind, Jai Jinendra.